नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। बरसेक कौशल शक्तिशाली था। ओर्क की बढ़ती क्रूरता को देखते हुए माइकल ने हमले में शामिल होने का फैसला किया। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर fire.net वेबसाइट खोजें। फिलहाल उसके पास इस स्थिति के लिए उपयुक्त केवल एक ही कौशल था और वह बोन आर्मर के समान ही मंत्र श्रृंखला से था, बोन स्पीयर कौशल। बोन स्पीयर मध्यवर्ती महारत प्रवीणता 15.2%। बोन स्पीयर हड्डियों से बना एक तेज अलौकिक भाला प्रकट करता है जो दुश्मनों को भेदने में सक्षम होता है। यह 10 मीटर तक की दूरी तय कर सकता है। यह वह कौशल था जो उसने रैंक 1 में पदोन्नत होने पर हासिल किया था, जिसकी शुरुआत मध्यवर्ती महारत के स्तर से हुई थी, एक ऐसा स्तर जिस पर माइकल युद्ध में भी भरोसा कर सकता था। हड्डी का भाला, उद्धरण चिन्ह। माइकल ने उस कौशल को सक्रिय किया और उसके पीछे हवा में 5 जादुई वृत्त प्रकट हो गए। इन घेरों से सफेद हड्डियों के भाले निकले जो नुकीले और भयावह थे। बिना किसी झिझक के माइकल ने उन्हें धातु के दरवाजे पर फेंक दिया। बूम बैंग, भाले अत्यंत बल के साथ दरवाजे पर टकराए जो ओर्क के लगातार मुखों का पूरक थे। माइकल ने देखा कि हमले के कारण दरवाजे की सतह पर बने जादुई घेरे बुरी तरह कांप रहे थे। एम्पायर पर अपनी गाथा जारी रखें, ये काम कर रहा है, उन्होंने प्रेरणा के एक नए जोश के साथ कहा। इस प्रगति से उत्साहित होकर माइकल ने और अधिक माना शक्ति का संचार किया और दरवाजे पर बार बार हड्डियों के भाले दागने शुरू कर दिए। हालांकि उन्होंने लकी और प्रिंस को शामिल करने पर विचार किया, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से परहेज किया क्योंकि उन्हें चिंता थी कि उनकी अथाह शक्ति टावर के अंदर मौजूद किसी भी मूल्यवान चीज को नुकसान पहुंचा सकती है। टावर की संरचना अपने आप में असामान्य थी। प्रवेश द्वार के अलावा टावर में कोई अन्य दिखाई देने वाला खुला स्थान नहीं था। जिज्ञासावश माइकल ने दीवारों पर डिटेक्ट का प्रयोग किया था। काला पत्थर, यह एक अत्यंत टिकाऊ पदार्थ है और मानव ऊर्जा का उत्कृष्ट संवाहक है। रक्षात्मक उपकरण बनाने के लिए आदर्श। यहाँ तक कि दीवारें भी कछुए के खोल की तरह बेहद मजबूत थीं। पूरे टावर को किले की तरह डिजाइन किया गया था, जिस कारण से उसने लकी या प्रिंस को प्रवेश द्वार पर हमला करने के लिए नहीं कहा। उसी कारण से माइकल ने दीवारों को निशाना बनाने से परहेज किया। हालांकि एक विचार उसके मन में बना रहा, अगर इस इमारत से कुछ भी उपयोगी नहीं निकलता है तो मैं कुछ ब्लैकस्टोन इकट्ठा करने के लिए इसे पूरी तरह से खोद डालूंगा। उन्हें यह नहीं पता था कि यह सामग्री उत्पत्ति देश के बाहर प्रचुर मात्रा में मौजूद है या नहीं, लेकिन इसके प्रभावशाली गुणों से संकेत मिलता था कि इसकी कीमत बहुत अधिक होगी। उसके लिए बस यही मायने रखता था, धन। वह बहुत ही कंगाल था। कुछ मिनट बाद जैसे ही माइकल की माना शक्ति लगभग आधी रह गई थी, धातु के दरवाजे पर बने जादुई घेरों में बची हुई ऊर्जा के अंतिम अंश भी अंततः गायब हो गए। ओर्क, जो अभी भी बरसेक के प्रभाव में था, एक ऐसा कौशल जो मुख्य रूप से सहनशक्ति की खपत करता है, जो कि उसके पास एक मरे हुए प्राणी के रूप में पर्याप्त मात्रा में है, ने एक और मुक्का मारा। इस बार प्रभाव को अवशोषित करने वाले जादुई घेरों के बिना दरवाजे पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। यह देखकर माइकल की भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। दरवाजा बनाने में इस्तेमाल की गई सामग्री भी खास है। मुझे लगता है कि अगर यह वर्षों तक जादुई घेरे को धारण करने में सक्षम था तो यह स्वाभाविक ही था। उन्हें इस खोज से सचमुच बहुत खुशी हुई। इस बिंदु पर ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद ये पूरा टावर ही इस खंडहर का असली इनाम हो सकता है। जादुई घेरे नष्ट हो जाने के बाद ओर्क को दरवाजे को पूरी तरह से उखाड़ने के लिए बस कुछ और मुक्के मारने और जोर से खींचने की जरूरत पड़ी, जिससे प्रवेश द्वार पूरी तरह से खुल गया। जब माइकल ने काले धातु के दरवाजे के टुकड़ों को अपने भंडारण स्थान में रखा तो उसने इसके बारे में और अधिक जानने के लिए डिटेक्ट को सक्रिय किया। वॉइड स्टील, एक दुर्लभ टिकाऊ काली धातु जो लंबे समय तक जादुई ऊर्जा को बनाए रखती है। भौतिक क्षति और मानक क्षरण के प्रति प्रतिरोधी, यह मंत्रों के साथ सहजता से एकीकृत हो जाती है। एक और शानदार सामग्री। माइकल द्वारा अब तक की गई खोजों ने इस खंडहर की चरम भव्यता को ही उजागर किया है। हालांकि वह एकत्रित की गई सामग्रियों का सटीक मूल्य नहीं बता सका, लेकिन उनके विवरण से यह स्पष्ट हो गया कि वे अत्यंत मूल्यवान थीं। उन्होंने अनुमान लगाया कि उनका मूल्य स्पिरिट क्रिस्टल के बराबर हो सकता है। हालांकि रैंक का निर्धारण करना एक अलग मामला था। बिना रैंक वाले जीवों से प्राप्त आत्मा क्रिस्टल को बिना रैंक वाला माना जाता था, जबकि रैंक एक राक्षसों से प्राप्त आत्मा क्रिस्टल में काफी अधिक ऊर्जा होती थी, जिसके कारण उन्हें रैंक 1 का दर्जा प्राप्त होता था। सुपर एसोसिएशन स्टोर में रैंक 1 के एक स्पिरिट क्रिस्टल की कीमत $100,000 थी, जो कि बिना रैंक वाले क्रिस्टल की कीमत से 5 गुना अधिक थी। माइकल को संदेह था कि उसने गार्गोइल से जो सामग्री लूटी थी, साथ ही वह इस टावर की इमारत से जो कुछ भी इकट्ठा करने का इरादा रखता था, उसकी कीमत कम नहीं थी। फिर भी उनका वास्तविक मूल्य निर्धारित करने के लिए उसे वास्तविक दुनिया में लौटने तक इंतजार करना होगा। अंत में माइकल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसका वर्तमान संग्रह उसके परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। खुद को ढकने के लिए कपड़े, युद्ध में सुरक्षा के लिए कवच और अपनी ताकत का पूरा उपयोग करने के लिए हथियार। इन सब के लिए निस्संदेह काफी धन की आवश्यकता होगी। मैं जितना मजबूत होता जाता हूँ, जितना अधिक कमाता हूँ, उतना ही गरीब महसूस करता हूँ, माइकल ने बुदबुदाते हुए कहा। उसे लगा कि उसकी दुर्दशा का वर्णन करने के लिए इससे अधिक सत्य शब्द कोई नहीं हो सकते। धातु के दरवाजे को अपने भंडारण स्थान में रखने का काम पूरा करने के बाद माइकल की नजरें अंततः टावर के खुले प्रवेश द्वार पर टिक गईं। प्रवेश द्वार के ठीक आगे केवल अंधेरा ही अंधेरा था। ये बात समझ में आती थी, भवन में सूर्य की रोशनी आने के लिए कोई खुला स्थान नहीं था। हालांकि माइकल निराश नहीं हुआ।
उसके पास रास्ता रोशन करने के लिए एकदम सही चीज थी। अमर आत्माओं को बुलाना। उद्धरण चिन्ह। उसके बगल में एक हरे काले रंग का जादुई घेरा प्रकट हुआ और उसमें से एक महिला ओर्क निकली, सटीक रूप से कहें तो एक और जादूगरनी। यह विशेष तांत्रिक लिली नहीं थी, क्योंकि माइकल ने बहुत पहले ही ये तय कर लिया था कि वह अपनी चचेरी बहन के समान नाम वाली लिली को तब तक नहीं बुलाएगा जब तक वह तैयार न हो जाए। ये बहुत ही अजीब लगा। बाद में समझ आया कि अपने पहले ओर्क जादूगर का नाम लिली रखना एक गलती थी। इस बीच अन्य मरे हुओं का उपयोग करना बेहतर था। इसका मतलब यह नहीं था कि माइकल नग्न मृत शरीरों को देखने का पूरी तरह से आदी हो गया था, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज करना और असुविधा को सहन करना सीख लिया था। बुलाए गए ओर्क जादूगर के पास लिली की तरह ही अग्नि नियंत्रण का कौशल था। दिलचस्प बात यह है कि सभी ओर्क शमनों की मौलिक संबद्धता एक जैसी नहीं थी। माइकल के 15 ओर्क्स में से केवल 5 महिला जादूगरनी थी। उनमें से 2 अग्नि तत्व से संबंधित थे, जबकि अन्य वायु, जल और पृथ्वी तत्वों का प्रयोग करते थे। माइकल को यह आभास हो गया था कि और अधिक विकास के साथ भविष्य में उसे अपने ओर्क शमनों के बीच कुछ वास्तव में अद्वितीय और दुर्लभ मौलिक संबंध देखने को मिल सकते हैं। आग जलाओ, माइकल ने अपने मरे हुए ओर्क जादूगर को आदेश दिया। उसने तुरंत आज्ञा का पालन किया और हाथ उठाकर आग का एक छोटा गोला प्रकट किया। पहली नजर में तो आग की लपटें हानिरहित लग रही थी, लेकिन माइकल की इंद्रियों ने उसे कुछ और ही बताया। वह उनसे निकलने वाली अपार क्षमता को महसूस कर सकता था। ये स्पष्ट था कि यह कोई साधारण आग नहीं थी। अपना ध्यान वापस टावर के प्रवेश द्वार पर केंद्रित करते हुए माइकल ने गहरी सांस ली और एक बार फिर अपने बोन आर्मर को सक्रिय किया। उसके शरीर पर कंकाल की प्लेटों के बनने की परिचित अनुभूति ने उसे सुरक्षा का एहसास दिलाया। अपने साथ ओर्क जादूगर, आगे आगे लकी और पीछे पहरा दे रहे प्रिंस के साथ माइकल ने उस ओर्क को खदेड़ दिया जिसने दरवाजा तोड़ दिया था। उसे प्रवेश द्वार के आगे क्या होगा इसका कोई अंदाजा नहीं था, और अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाती तो उसे भारी संख्या में मरे हुए लोगों की मौजूदगी से स्थिति और जटिल होने की जरूरत नहीं थी। यदि संख्या बल की आवश्यकता पड़ती तो वह परलोक से अतिरिक्त सैनिकों को बुलाने के लिए हमेशा अनडेड समनिंग पर भरोसा कर सकता था। फिर भी माइकल को उम्मीद थी कि अगर वह और लोगों को बुलाता है तो वह अपनी जान बचाने के लिए लड़ने के बजाय लूट का माल ढोने के लिए होगा। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा उसे एक नम बर्फीली ठंड ने घेर लिया। शमन की अग्नि से चारों ओर टिमटिमाती रोशनी फैल रही थी और सामने का हॉल दिखाई देने लगा, एक विशाल खाली स्थान जो खुले कमरों से घिरा हुआ था। हवा में फफूंद की दुर्गंध फैली हुई थी। ओर्क जादूगर की आग की टिमटिमाती रोशनी ने ढहती दीवारों को रोशन कर दिया। लगता है सिर्फ बाहरी दीवारें ही खास सामग्री से बनी हैं, माइकल ने गौर किया। उसे यह बात तर्कसंगत भी लगी। संगठन चाहे जो भी हो, विलासिता का एक ऐसा स्तर तो जरूर होगा जो वे वहन नहीं कर सकते। सतर्क रहो, माइकल ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। पब फ्यूचर एड्स लकी, विशालकाय मरे हुए भेड़िए ने जवाब में धीरे से गुर्राया। दीवारों के किनारे बने खुले कमरे अजीब तरह से शांत थे। माइकल सबसे पास वाले कमरे की ओर बढ़ा और तांत्रिक को उस जगह को रोशन करने का इशारा किया। जैसे ही कमरे में रोशनी फैली उसने फर्श पर बिखरा हुआ टूटा हुआ फर्नीचर देखा। मेजें टुकड़ों में बिखरी हुई थीं, अलमारियां उल्टी पड़ी थीं और कांच के टुकड़े छोटे तारों की तरह चमक रहे थे। दुर्भाग्यवश हालांकि कमरे के बाहर की जगह लकी और प्रिंस के घूमने के लिए काफी चौड़ी थी, लेकिन जब तक वे अगल बगल खड़े नहीं होते थे तब तक दरवाजे से गुजरना असंभव था। प्रिंस बड़ी मुश्किल से कमरे में घुस पाया, लेकिन लकी के लिए अपने विशालकाय कद काठी के कारण यह नामुमकिन था। माइकल ने दोनों भेड़ियों को बाहर ही रोक रखा था, जबकि वह ऑफ जादूगर के साथ सावधानीपूर्वक कमरे में दाखिल हुआ। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने उम्मीद की थी। अस्त व्यस्त फर्नीचर, कुछ ऐसे जो छूने पर ही धूल बन जाएंगे, और फर्श पर बिखरे हुए कांच, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उस तबाही में निकासी जैसी अफरा तफरी नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो कमरा अभी अभी छोड़ा गया हो। जैसे ही माइकल कमरे में और अंदर गया उसकी इंद्रियां पूरी तरह सतर्क हो गईं और उसकी आंखें हर कोने को स्कैन करने लगीं। जैसे जैसे वह अंदर की ओर बढ़ता गया उसकी नजर दीवारों पर पड़ी जो धुंधले पड़ चुके रेखाचित्रों और योजनाओं से सजी हुई थी। उन्होंने न केवल गार्गोयल्स की संरचना का विस्तृत वर्णन किया बल्कि उन मशीनों का भी वर्णन किया जो उन्हें बढ़ाने और मजबूत करने के लिए डिजाइन की गई प्रतीत होती थी। धातु की प्लेटें, तार और अजीबोगरीब प्रतीक सभी विचित्र पैटर्न में एक साथ जुड़े हुए थे। क्या ये गार्गोयल बनाने की फैक्ट्री थी या कुछ और? उसने डिजाइनों को देखते हुए बुदबुदाया। ओर्क जादूगर की आग टिमटिमा रही थी, जिससे जंग लगी हुई वर्कबेंच पर नाचती हुई परछाइयां पड़ रही थी, जो देखने में ऐसा लग रहा था कि बहुत लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुई है, लेकिन उसकी स्थिति मानो एक कहानी बयां कर रही थी। औजार इधर उधर बिखरे पड़े थे, धातु के पुर्जे आधे अधूरे पड़े थे, मानो कोई कुछ बना रहा था और फिर सब कुछ अधूरा छोड़ दिया गया हो। मलबे के बीच माइकल को और भी रेखाचित्र दिखाई दिए। इस बार उनमें अधूरी आकृतियां दिखाई दे रही थी, पत्थर जैसी कवचधारी आकृतियां जिनके अंग नुकीले थे और चेहरे की बनावट तीक्ष्ण थी। गार्गोयल्स एम्पायर के नए अध्यायों का आनंद ले। ये अभी पूरे नहीं हुए हैं, माइकल ने मन ही मन सोचते हुए कहा। वे अभी भी इन्हें बना रहे थे। वह पीछे हट गया और अपने मरे हुए साथियों को अपने पीछे आने का इशारा किया। जैसे जैसे वे टावर के अंदर गहराई में जाते गए पहेली के टुकड़े एक दूसरे से जुड़ते हुए प्रतीत होने लगे। पब फ्यूचर विज्ञापन। ये जगह एक कारखाना थी। हर कमरा गार्गोयल के लिए अलग अलग हिस्से बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। हर टुकड़ा किसी बड़ी भयानक मशीन का एक घटक था। जैसे ही वे पहली मंजिल से आगे बढ़े पैटर्न स्पष्ट हो गया। ऐसा प्रतीत होता था कि प्रत्येक कमरा गार्गोयल्स के निर्माण के एक अलग चरण को समर्पित था। काम के दौरान हथौड़ों की खनक और हवा में व्याप्त ऊर्जा की गूंज लगभग माइकल को सुनाई दे रही थी। यह महज कोई शोध चौकी नहीं हो सकती, उसने बुदबुदाते हुए कहा। यह एक हथियार कारखाना था। यह पूरी जगह ऐसा लगता है जैसे इसे युद्ध के लिए बनाया गया था। माइकल ये सोचे बिना नहीं रह सका कि वह अपने जन्मस्थान के किस हिस्से में पहुंच गया है।
उम्मीद है कि यह कोई युद्धग्रस्त महाद्वीप या ऐसी कोई जगह नहीं होगी, माइकल ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। दुर्भाग्यवश स्थान को नियंत्रित करना संभव नहीं था, जब तक कि वे स्थान बदलने के लिए आत्महत्या न कर ले, और तब भी स्थान यादृच्छिक ही रहता था। दूसरी मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर पहुंचते ही उनके विचारों में बाधा उत्पन्न हो गई। वह जगह बहुत तंग थी और उसमें केवल माइकल और तांत्रिक ही समा सकते थे। अब तक उन्हें किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन माइकल को तब तक पूरी तरह से सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था जब तक कि वह टावर से बाहर नहीं निकल जाता। हालांकि इस स्थिति में उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। अंत में उसने लकी और प्रिंस को पाताल लोक में भेज दिया और अपनी रक्षा के लिए अनडिड समनिंग का उपयोग करके 3 नर ऑर्क्स को बुलाया। दूसरी मंजिल तक सीढ़ियां चढ़ने के बाद जगह आखिरकार फिर से खुल गई और माइकल ने तुरंत लकी और प्रिंस को वापस बुला लिया और ऑर्क जादूगर को छोड़कर बाकी सभी ऑर्क्स को वहां से हटा दिया। जब लकी और प्रिंस फिर से उसके साथ आए, तभी माइकल ने खुद को अधिक सुरक्षित और आत्मविश्वासी महसूस किया। उसने अपने आसपास के वातावरण को देखने के लिए कुछ क्षण लिए और उसके सामने का दृश्य देखकर वह दंग रह गया। जहां पहली मंजिल सृजन पर केंद्रित थी, वहीं ये स्तर संयोजन पर केंद्रित प्रतीत होता था। जिस कमरे में वे दाखिल हुए वह बड़े बड़े पत्थर के शिलाखंडों से भरा हुआ था, जिनमें से कुछ में दरारें थीं और कुछ अभी भी साबुत थे। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novel.f-ir.net वेबसाइट खोजें। इन शिलाखंडों पर गारगोयल के शरीर पड़े थे, आधे अधूरे बने हुए, जिनके अंत गायब थे, और उनकी पत्थर की सतहें जादूगर की आग में हल्की हल्की चमक रही थीं। प्रत्येक टुकड़ा अधूरा था। कुछ गारगोयल के सिर मौजूद थे, लेकिन अन्य के अंत गायब थे। उन्होंने इन्हें पूरा नहीं किया, माइकल ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक एहसास झलक रहा था। वे इन्हें जोड़ रहे थे, लेकिन किसी चीज ने प्रक्रिया में बाधा डाल दी, या किसी ने। ये सोचकर माइकल को ठंडक सी महसूस हुई और वह घबराकर अपने आसपास देखने लगा। लेकिन पहले की तरह ही सन्नाटा छाया हुआ था। केवल उसी की और उसके मरे हुए साथियों की आवाजें आ रही थीं। कुछ तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा, माइकल ने बुदबुदाते हुए कहा। जिस छात्रावास से मैं आया हूं, उसे देखकर स्पष्ट है कि इस खंडहर में अतीत में बहुत से लोग रहते थे। तो वे इतने मूल्यवान टावर को अछूता कैसे छोड़ सकते थे? जब तक कि उसकी आवाज धीमी पड़ गई और उसे एक अजीब सी निराशा महसूस होने लगी। जब तक कि वे कभी गए ही न हो। माइकल के सीने में दिल जोर से धड़क रहा था। क्या मैं खुद को ही डरा रहा हूं? माइकल ने इस विचार को मन से निकालने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। पहले तो ये बहुत धीमी थी, लगभग सुनाई न देने वाली, लेकिन फिर ये तेज होती गई। खाना, मुझे खाने की खुशबू आ रही है। आवाज भयावह थी, किसी विशेष लिंग या उम्र की नहीं थी, और विकृत लग रही थी, मानो कई लोग एक साथ बोल रहे हों। प्रत्येक शब्द बेमेल था, जिससे एक असंगत और भयावह प्रतिध्वनि उत्पन्न हो रही थी। उस आवाज की भयावहता ने माइकल की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी, लेकिन इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसके सिर में तेज असहनीय दर्द हुआ। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novel.f-ir.net वेबसाइट खोजें। दर्द से बेहाल होकर वह चीख उठा और अपना सिर पकड़ लिया। उसके मरे हुए सैनिक तुरंत जम गए, उनकी सतर्क मुद्राएं उसकी रक्षा करने की उनकी तत्परता को प्रकट कर रही थीं। लेकिन माइकल को कुछ एहसास हुआ। उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। आवाज लगातार आती रही, उसके शब्द उसकी मानसिक स्थिरता को पस्त करते जा रहे थे। आओ आओ। हर बार ऐसा होने पर माइकल के सिर का दर्द और भी बढ़ जाता था। ऐसा लग रहा था मानो नुकीले चाकुओं से उसका दिमाग चीर रहा हो। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और होश में रहने के लिए संघर्ष करते हुए उसके घुटने लड़खड़ा गए। अगर मैं बेहोश हो गया तो कुछ बुरा होगा, बहुत बुरा। उसकी अंतरात्मा चीख चीख कर कह रही थी कि हार मानना कोई विकल्प नहीं था। मानो उसके डर की पुष्टि करते हुए एक परिचित सिस्टम पैनल उसकी आंखों के सामने चमक उठा, जिसकी सामान्य नीली चमक एक अशुभ खून जैसे लाल रंग में बदल गई थी। दर्द के बावजूद माइकल संदेशों को समझने में कामयाब रहा। चुना हुआ व्यक्ति खतरे में है। चुना हुआ व्यक्ति खतरे में है। वास्तविक मृत्यु का कारण बनने में सक्षम खतरा पाया गया। वास्तविक मृत्यु का कारण बनने में सक्षम खतरा पाया गया। चुनी हुई मानसिक दृढ़ता प्रभाव का विरोध करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। अपने हाथों से आत्महत्या करने की सलाह दी जाती है। अपने हाथों से आत्महत्या करने की सलाह दी जाती है। अपनी जागृति के बाद पहली बार सिस्टम के पैनलों ने अपने सामान्य स्वरूप से परे कुछ प्रदर्शित किया। ये वास्तविक मृत्यु की एक स्पष्ट चेतावनी है। एम्पायर में नई दुनियाओं का अन्वेषण करें। अनगिनत शानदार ऑफर आपका इंतजार कर रहे हैं, अभी खरीदारी करें। अली एक्सप्रेस, आपको जो चाहिए सब कुछ मिलेगा। अली एक्सप्रेस, ऐसे खास ऑफर जिन्हें आप चूक नहीं सकते। अली एक्सप्रेस, समझदारी से खरीदारी करें, ज्यादा बचत करें। अली एक्सप्रेस। मौत, वह शब्द उसके दिमाग में गूंज उठा, ठंडा और निर्णायक। अपने मृत साथियों से अपने जुड़ाव के माध्यम से माइकल ने उनकी बेचैनी को भांप लिया। उनकी उलझन स्पष्ट थी। वे सुरक्षात्मक भाव से उसके चारों ओर जमा हो गए, लेकिन नहीं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी रक्षा करना ही काफी नहीं था। उसे भागना था, उसे यहां से निकलना था। माइकल ने अपने दांत भींच लिए और अपनी बची हुई सारी ताकत जुटा ली। जब उसका दिमाग विस्मृति के कगार पर था, तब माइकल ने अपने होठों को हिलाने के लिए मजबूर किया, और कांपती हुई आवाज में वह किसी तरह एक शब्द बोल पाया। मारना। वह और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, मुझे मार डालो, ताकि वह इस असहनीय पीड़ा से खुद को मुक्त कर सके, लेकिन उसकी ताकत जवाब दे गई और आखिरी शब्द उसके मुंह से नहीं निकल सका। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और दर्द उसे पूरी तरह से अपनी चपेट में लेने की धमकी दे रहा था। लेकिन ऐसा लगा जैसे भाग्य ने हस्तक्षेप कर दिया हो। जैसे ही उसकी आवाज लड़खड़ाई, माइकल की धुंधली निगाहों ने ऊपर से हलचल देखी। एक गहरे काले रंग का टेंटिकल तीसरी मंजिल से तेजी से नीचे की ओर रेंगता हुआ आया। उसकी स्याही जैसी उपस्थिति दुर्भावना का संचार कर रही थी।
यह अलौकिक गति से आगे बढ़ा और इसका लक्ष्य स्पष्ट था लेकिन उसने गलत समय चुना था, मारना। जैसे ही टेंटिकल करीब आया, माइकल की आवाज धीमी हो गई। उसके अमर साथियों के लिए वह शब्द सर्वोपरि था, एक आदेश जो उनके मूल में ही अंकित था और आगे कोई स्पष्टीकरण न होने के कारण केवल एक ही तार्किक लक्ष्य था, तंतु। इसका मतलब यही होना चाहिए कि उनके मालिक का क्या मतलब था, मारना। यह आदेश उनकी आत्माओं में गूंज उठा, एक अस्थिर अलौकिक कंपन के साथ प्रतिध्वनित हुआ। उसमें कुछ ऐसा था जो उनका नहीं था, दर्द, उनका अपना दर्द नहीं बल्कि उनके स्वामी का दर्द। उन पर पागलपन छा गया, उनका अपना नहीं बल्कि उसका। और सबसे भयावह बात यह थी कि मृत्यु की दमनकारी छाया उन पर छा गई थी, एक ऐसी छाया जो पूरी तरह से अपरिचित थी। यह एक ऐसी भावना थी जिसे उनमें से कोई भी पूरी तरह से समझ नहीं सकता था, लेकिन इसने उनकी बढ़ती बुद्धि और तर्कशक्ति को अभिभूत कर दिया। वे बेकाबू हो गए। अचानक एक जोरदार चीख हवा में गूंज उठी, इतनी गहरी और रूह कंपा देने वाली कि ऐसा लगा जैसे वह किसी व्यक्ति के अस्तित्व के हर पहलू में गूंज रही हो। पूरी मीनार बुरी तरह कांप उठी, उनके पैरों के नीचे की जमीन फट गई। दूसरी मंजिल से मोटी मुड़ी हुई लताएं फूट पड़ी और काले तंबू की ओर सांपों की तरह झपटने लगी। दोनों ताकतें जबरदस्त ताकत के साथ टकराईं और एक भयंकर निरंतर संघर्ष में उलझ गईं। वह टेंटिकल शक्तिशाली था, लेकिन वह केवल एक ही था। दूसरी ओर लकी के पास कई थे। मोटी लताएं तंतु के चारों ओर लिपट गईं और अत्यधिक शक्ति से खींचने लगीं। दूसरी मंजिल से एक भयावह चीख गूंज उठी, एक ऐसी ध्वनि जो तीव्र पीड़ा से भरी हुई थी, हवा में एक मरते हुए जानवर की तरह छटपटा रही थी। मार डालो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। आवाज नहीं, बल्कि सारी आवाजें पहले की तरह ही विक्षिप्त लग रही थी, उनका स्वर खंडित और बेमेल था। स्पष्टतः उस तंबू को लताओं का पूरा बल महसूस हुआ और उसका शरीर पीड़ा से तड़प रहा था। और इसी दर्द ने अचानक बदलाव को जन्म दिया। चुना हुआ व्यक्ति अब प्रभाव में नहीं है। चुना हुआ व्यक्ति फिलहाल सुरक्षित है। चुना हुआ व्यक्ति अब प्रभाव में नहीं है। चुना हुआ व्यक्ति फिलहाल सुरक्षित है। माइकल का दिमाग साफ हो गया। उसके दिमाग को जकड़ लेने वाला असहनीय दर्द धीरे धीरे कम हो गया और केवल एक हल्का धड़कता हुआ सिरदर्द ही रह गया। उसके विचार अब धुंधले नहीं थे, लेकिन वह जानता था कि यह राहत क्षणभंगुर है। उसे यह बताने के लिए सिस्टम पैनल की जरूरत नहीं थी। खतरा अभी टला नहीं था। माइकल ने सरसरी नजर डाली। लानत है, उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वह अंदर तक दहक गया। बिना किसी झिझक के उसने अपने बगल में खड़े और जादूगर को एक आदेश दिया, अपने सिर के ऊपर उस भयानक आग के गोले को रोको, हमें यहां से निकलना होगा अभी। आदेश मिलते ही वह तेजी से और जादूगरनी की पीठ पर कूद गया, जिसने पहले ही उस अग्निगोले को निष्क्रिय करना शुरू कर दिया था जिसे वह टेंटिकल पर फेंकने वाली थी। वह असमंजस में थी, लेकिन उसने अपने स्वामी के आदेश का पालन किया। उसके पैरों में अचानक ताकत दौड़ पड़ी और वह पहली मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों की ओर तेजी से भागी और पल भर में गायब हो गई। एक सेकंड बाद वे टावर के बाहर थे। चीखते हुए माइकल का दिल तेजी से धड़कने लगा। आप किस लिए रुक रहे हैं? तेजी से मुड़कर उसने बाकी सभी मरे हुओं को आदेश दिया, लकी और प्रिंस को छोड़कर। जो कुछ भी तुम्हारे हाथ में है उसे छोड़ दो और मेरे पीछे आओ। खंडहरों के पार घने जंगल में एक दिशा की ओर इशारा करते हुए माइकल ने और जादूगर को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अन्य मरे हुए लोगों के साथ वह जोड़ी पलक झपकते ही जंगल की सुरक्षा की ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही वे भागे, जमीन से घनी लताएं फूट पड़ी और उन्माद में आकर काले टावर को घेर लिया। माइकल ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन होश में आने के बाद जब उसने अपनी कुशलता का इस्तेमाल करके उस तंतु पर हमला किया था, तब उसने जो देखा था उसे वह भूल नहीं सका था। भ्रष्ट, रैंक, असाधारण, अपने जन्मस्थान को कभी खेल की तरह न समझे। यह एक ऐसा वाक्यांश था जिसे माइकल ने फोरम पर अनगिनत बार देखा था। यह एक ऐसा मंत्र भी था जिसे उसने कुछ ही दिन पहले एसिड स्लाइम के कारण अपनी जान गंवाने से बाल बाल बचने के बाद खुद से दोहराया था। अपने जन्मस्थान को कभी खेल की तरह न समझे। लेकिन अब जाकर माइकल को इसका सही अर्थ समझ में आने लगा था। अंततः लैंड ऑफ ओरिजिन सिर्फ एक खेल या सिमुलेशन नहीं था। यह वास्तविक था, उतना ही वास्तविक जितना कि वह दुनिया जहां से वह आया था। मैं लगभग मर ही गया था, माइकल ने भारी स्वर में कहा, शब्द उसके होठों पर अटके हुए थे। यह विचार अभी भी अवास्तविक सा लग रहा था। इसकी वास्तविकता उसके मन में एक जिद्दी छाया की तरह बनी रही, जिसने उसे एक गहरी कष्टदायक असुरक्षा से भर दिया, जिसका अनुभव उसने पहले कभी नहीं किया था। हालांकि इस बात का एहसास होने से माइकल काफी घबरा गया था, लेकिन वह जानता था कि उससे कहीं अधिक तात्कालिक चिंताओं का समाधान करना जरूरी था। अमर आत्माओं को बुलाना, उद्धरण चिन्ह। माइकल ने अपने दोनों हाथ फैलाए और उसके सामने हरे रंग के दो जादुई वृत्त प्रकट हुए। उनमें से उसके दो सबसे शक्तिशाली मरे हुए प्राणी लकी और प्रिंस प्रकट हुए। हालांकि दोनों की हालत बेहद खराब थी। लकी की बाईं आंख अंधी हो गई थी और गहरे हरे रंग का संक्षारक रक्त जमीन पर टपक रहा था, जो मिट्टी को गला रहा था। उसका पूरा शरीर गहरे घावों से ढका हुआ था, जिनमें से प्रत्येक से एक ही प्रकार का रक्त रिस रहा था। हालांकि प्रिंस की हालत बेहतर थी, लेकिन उसकी पूंछ कट चुकी थी और उस पर कई कम गंभीर घाव थे। ये स्पष्ट था कि लकी को ही लड़ाई का सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। सौभाग्य से उनमें से कोई भी मरा नहीं था, लेकिन जब तक वे ठीक नहीं हो जाते तब तक वे युद्ध में प्रभावी ढंग से उपयोग किए जाने की स्थिति में नहीं थे। दुर्भाग्यवश इससे एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। जीवित प्राणियों के विपरीत मरे हुए लोग स्वाभाविक रूप से ठीक नहीं हो पाते थे, भले ही उनमें अपने पिछले जन्मों के कुछ लक्षण बरकरार रहे हों। कुछ मरे हुए प्राणी ठीक हो सकते थे, लेकिन केवल सीमित हद तक। उदाहरण के लिए लकी और प्रिंस का खून बहना आखिरकार बंद हो जाएगा, लेकिन शरीर में मांस होने के कारण प्राकृतिक रूप से ठीक होने की संभावना यहीं तक सीमित रहेगी। यदि वे कंकालनुमा मरे हुए प्राणी होते तो उस प्रकार के प्राणियों का उपचार करना अधिक जटिल होता।
कुछ प्रकार के मरे हुए प्राणी मांस का सेवन करके उसे पुनर्जीवन के लिए ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। उनके स्वास्थ्य लाभ में सहायता के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए जादूगरों के मंत्र भी थे। लेकिन फिलहाल माइकल के पास अपने घायल मरे हुए साथियों की मदद करने का एकमात्र विकल्प उन्हें खाने के लिए ताज़ा मांस उपलब्ध कराना था। लकी और प्रिंस को समय बिताने के लिए पीछे छोड़ने पर माइकल को अपराधबोध का अनुभव हुआ। लेकिन यह अस्तित्व की लड़ाई थी, या तो वह बच निकलता या फिर वे सब मारे जाते। कम से कम पीछे हटकर वह बहुत देर होने से पहले उन्हें वापस बुला सकता था। जहां तक उस प्राणी को हराने की बात है, यह असंभव था। वह प्राणी 3 सितारा असाधारण श्रेणी का था, जो लकी से 2 सितारा और प्रिंस से एक पूरी प्रमुख श्रेणी ऊपर था। यह माइकल की समझ से कम 20 स्तर ऊपर की बात थी, जिसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि वह इसके बारे में पर्याप्त जानकारी जुटाने में असमर्थ था। ऐसा प्राणी एक ही प्रहार में उन सभी को नष्ट कर सकता था। माइकल को संदेह था कि उनके अभी भी जीवित रहने का एकमात्र कारण ये था कि वह प्राणी कमजोर प्रतीत हो रहा था, संभवतः अभी जागा था। उसके व्यवहार से सीधे उसे निशाना बनाने और उसे भोजन कहने से माइकल को एहसास हुआ कि अगर वह पकड़ा जाता तो उसे उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए पूरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता। ये केवल पोषण का मामला भी नहीं होता, पैनल की प्रतिक्रिया के आधार पर उनकी मृत्यु निश्चित थी। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसने अपने मरे हुए साथियों को क्यों नजरअंदाज किया, तो इसका जवाब शायद सरल था। किसी भी मृत प्राणी का एकमात्र हिस्सा जिसे जीवित माना जा सकता था, वह उनकी आत्मा थी, और वह भी अमूर्त थी। मुझे लगता है कि मैं धीरे धीरे सब कुछ समझने लगा हूं, माइकल ने बुदबुदाते हुए कहा। खंडहर की भयावह खामोशी और लोगों की पूर्ण अनुपस्थिति ने उसे ये संदेह करने पर मजबूर कर दिया कि उस तबाही के लिए वह प्राणी ही जिम्मेदार था। इस टावर की जटिल डिजाइन और उन्नत हथियार अनुसंधान और निर्माण पर इसके फोकस से यह संकेत मिलता है कि इसके पूर्व निवासी ही संभवतः उस राक्षस के निर्माता थे। उस प्राणी की भयावह बहुआयामी आवाज को याद करते हुए माइकल को अपने संदेह और भी पुख्ता महसूस हुए। टावर की भव्यता, कीमती सामग्रियों से बने गार्गोयल्स जैसी इसकी उन्नत संरचनाएं, ये सभी इसके रचनाकारों की अपार क्षमताओं की ओर इशारा करती थी। लेकिन शायद उन्होंने हद से ज्यादा कोशिश की, जिससे कुछ ऐसा बन गया जो उनके नियंत्रण से परे था। ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने अंतिम कीमत चुका दी थी। यहाँ अभी भी सुरक्षित नहीं है, हमें यहाँ से जाना होगा, माइकल ने दृढ़ता से कहा। हालांकि उस प्राणी के मानसिक हमले और इतनी लंबी दूरी से लकी और प्रिंस को बुलाने के लिए भारी मात्रा में माना का उपयोग करने के तनाव से उसका शरीर दर्द कर रहा था, फिर भी वह खुद को आराम नहीं करने दे सकता था। माइकल खंडहरों से यथासंभव अधिक से अधिक दूरी बनाना चाहता था, भले ही वह पहले ही काफी दूर भाग चुका था। उसकी हर अंतरात्मा उसे बता रही थी कि उसे आगे बढ़ते रहना चाहिए। माइकल ने लकी और प्रिंस को वापस पाताल लोक भेज दिया और उनके क्षत विक्षत शरीर हरे धुएं में गायब हो गए। उनकी जगह उसने उस हरे भरे भेड़िए को बुलाया जिसे उसने टावर में प्रवेश करने से पहले विदा कर दिया था। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नेट वेबसाइट खोजें। उसकी पीठ पर चढ़कर उसने अपने बचे हुए साथियों को पीछे आने का इशारा किया और साथ मिलकर उन्होंने घने जंगलों से होते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे ही उनकी आकृतियां पेड़ों के बीच से धुंधली सी होकर गुजरी, माइकल का दिमाग क्रोध और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से धधक रहा था। उसने मन ही मन अपशब्द कहते हुए अपने होठों को एक पतली रेखा में सिकोड़ लिया। साम्राज्य पर अपनी अगली पुस्तक पढ़ें। देर सवेर, बस इंतजार करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तारांकन तारांकन तारांकन। कुछ देर दौड़ने के बाद ऊंचे दमनकारी पेड़ धीरे धीरे कम होने लगे और धीरे धीरे खुले घास के मैदानों में तब्दील हो गए। जब माइकल आखिरकार जंगल से बाहर निकला तो उसने दूर कुछ ऐसा देखा जिससे उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कुछ 100 मीटर की दूरी पर एक विशाल दीवार शान से खड़ी थी, जिसके फाटकों से लोग गुजर रहे थे। अंततः सभ्यता का उदय हुआ। हालांकि माइकल दीवार की ओर नहीं दौड़ा। वह हिचकिचाया, खुद पर और अपने मरे हुए साथियों पर नजर डाली। वे दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसका शरीर थकावट के लक्षण दिखा रहा था और उसके मरे हुए साथी बिल्कुल भी स्वागत योग्य नहीं लग रहे थे। अगर वह अकेला भी होता तो भी वह इस हालत में द्वार के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। माथे पर शिकन लिए वह जंगल की ओर मुड़ गया। अभी वहां जाने का सही समय नहीं है, मुझे पहले तैयारी करनी होगी। वैसे भी अब तक तो शायद दोपहर हो चुकी होगी। मुझे वापस आकर हालात का जायजा लेना चाहिए। जैसे ही माइकल और उसके साथी पेड़ों की आड़ में पीछे हटे, उसके विचार उसके स्थानिक भंडारण में संग्रहित सामग्रियों की ओर चले गए। साल का आखिरी दिन, मुझे बहुत खुशी है कि हम सब यहाँ तक साथ पहुँच गए। कल से मैं रोजाना 3 चैप्टर और वीकेंड पर 4 चैप्टर रिलीज करूंगा। हर 50 गोल्डन टिकट जीटी पर मैं एक एक्स्ट्रा चैप्टर डालूंगा और हर 100 पावर स्टोन पीएस पर आपको एक और बोनस चैप्टर मिलेगा। आप सभी को नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे और मुझे आशा है कि आपको आज का अध्याय पसंद आएगा। #####। अंत में माइकल खंडहर से केवल उन गार्गोयल्स के अवशेष ही ले जा सका जिन्हें उसने मार डाला था। हालांकि यह कोई छोटी मात्रा नहीं थी, लेकिन उस चीज के प्रकट होने से पहले उसने जो सामग्रियां देखी थी उनकी तुलना में यह बेहद अपर्याप्त महसूस हुई। माइकल जानता था कि उसके पास मौजूद सामग्री की कीमत संभवतः बहुत अधिक थी, शायद उसकी अब तक की सबसे अधिक कमाई के बराबर, लेकिन जितनी अधिक हो उतना ही अच्छा, है ना? छूटे हुए अवसरों के बावजूद वह केवल जीवित रहने के लिए आभारी था। उस प्राणी के मानसिक प्रभाव के बावजूद प्रतिक्रिया करने में सक्षम होने का एक कारण उसकी सतर्कता भी थी। अगर उसने लालच को अपने विवेक पर हावी होने दिया होता तो लकी और प्रिंस के जवाब देने से पहले ही उसकी मौत हो सकती थी। सिस्टम के संदेश स्पष्ट थे, उस प्राणी के प्रभाव में रहना उसकी जान ले लेता। टेंटेकल तो बस एक दिखावा था। मैं बस यही उम्मीद कर सकता हूं कि वह चीज अपनी जगह से न हटे, माइकल ने बुदबुदाते हुए कहा। उसके मन में अपराधबोध की एक गहरी भावना घर कर रही थी।
ऐसा लग रहा था मानो उसने किसी ऐसी भयावह चीज को जन्म दिया हो जो जल्द ही विनाश ला सकती है। यह विचार ही उनके अंतरात्मा पर भारी बोझ डाल रहा था। उन्होंने तर्क दिया, इस बर्बादी की स्थिति को बहुत लंबे समय तक अनदेखा नहीं किया जा सकता। वह राक्षस रैंक 3 का नहीं होना चाहिए था, नहीं तो मैं तुरंत मर जाता। वह शायद अभी भी रैंक 2 का है, जो मेरे वर्तमान लक्ष्यों के साथ पूरी तरह मेल खाता है। इस विचार ने माइकल को एक नई तात्कालिकता का एहसास कराया। उसे और मजबूत होने की जरूरत थी, और वह भी जल्दी। हालांकि वह संकल्प पूरी तरह से निस्वार्थ नहीं था। माइकल की निगाहें अभी भी टावर और उसके अंदर मौजूद चीजों पर टिकी हुई थीं। अब जबकि उसकी घबराहट कम हो गई थी, टावर के भीतर मौजूद खजानों ने एक बार फिर उसकी कल्पना को मोहित कर लिया था। कुछ देर जंगल में भटकने के बाद माइकल को एक एकांत इलाका मिला, जहां एक गुफा थी जो वर्षों से अछूती प्रतीत हो रही थी। ये जगह अस्थायी ठिकाने के लिए अच्छी समझकर वह कुछ समय के लिए वहीं बस गया। लकी और प्रिंस को उनकी चोटों के कारण अधोलोक में छोड़ने को लेकर असहज महसूस करते हुए और शायद व्यामोह का शिकार होते हुए माइकल ने उन्हें अपने शरीर के साथ रखने का फैसला किया। लकी, जो गुफा के अंदर आराम करने के लिए बहुत बड़ा था, अन्य उन मरे हुओं के साथ बाहर ही रहा जो पाताल लोक में प्रवेश नहीं कर सकते थे। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या उसे वास्तविक दुनिया में उनकी जरूरत पड़ेगी, माइकल ने सोच समझकर जोखिम उठाने का फैसला किया। किसी भी सूरत में उसे 20 और विकास अंक मिलने वाले थे, जो उसके मौजूदा 15 अंकों के साथ मिलकर 3 सितारा दुर्लभ रैंक पर एक और स्तर 18 के मरे हुए प्राणी को बनाने के लिए पर्याप्त से अधिक होंगे। जिन शवों को वह मूल रूप से लकी और प्रिंस के खाने के लिए बेचने की योजना बना रहा था, उन्हें वहीं छोड़कर माइकल अपनी चेतना को अपने मूल शरीर में वापस ले आया। कुछ देर बाद माइकल ने अपनी आंखें खोली और उसे अपने होटल के कमरे की कुछ जानी पहचानी छत दिखाई दी। वह तुरंत नहीं उठा और बिस्तर पर लेटा रहा। मुझे जल्द ही घर जाना चाहिए। मुझे आंटी मिया की बहुत याद आ रही है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। लिली भी। उन्हें एहसास भी नहीं हुआ और शब्द उनके मुंह से निकल गए। ऊपरी तौर पर तो वह ठीक लग रहा था, लेकिन मौत के करीब पहुंचने के अनुभव से उसका दिमाग अभी भी सदमे में था। भय के उस क्षण में उसके सबसे करीबी 2 लोगों के चेहरे उसके विचारों में उभर आए थे। उनकी वर्तमान संयमित स्थिति, जिसने उन्हें उनके साथ जाने की जल्दी करने के बजाय स्थिर रहने की अनुमति दी, का अधिकांश कारण ये था कि उनकी अधिकांश भावनाएं इस शरीर के मूल स्वामी से उत्पन्न हुई थीं, न कि पुनर्जन्म लेने वाले माइकल से। यद्यपि अब दोनों एक इकाई बन चुके थे, फिर भी उनका एकीकरण पूर्ण एकता की अपेक्षा एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन अधिक था। हालांकि धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से माइकल पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा था। कुछ देर बाद वह आखिरकार बिस्तर पर बैठ गया। जैसे ही वह हिला, उसने देखा कि उसके नीचे की चादर सूखे पसीने से नम थी, जिससे एक ऐसी गंदगी का निशान बन गया था जो इस बात का संकेत दे रहा था कि उसे कितना पसीना आया था। कमरा ठंडा था, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि इस नियंत्रित वातावरण में भी उसके शरीर ने उत्पत्ति भूमि के अनुभव पर प्रतिक्रिया दी थी। एक अलग ही आयाम में, फिर भी मेरे शरीर ने यहां भी इसे महसूस किया। मृत्यु का एहसास, उसने धीरे से कहा। उसके होठों पर एक सतर्क मुस्कान थी। वह कुछ पल के लिए स्थिर खड़ा रहा, खुद को संभालते हुए, फिर अपना फोन लेने के लिए मेज की ओर बढ़ा। दोपहर 12:23 बजे। रैंक 1 पर पहुंचने के कारण ये हालिया यात्रा उनके द्वारा मूल भूमि में बिताई गई अब तक की सबसे लंबी यात्रा थी। और अब जब सभ्यता उनके करीब आ चुकी थी, तो माइकल को एहसास हुआ कि वास्तविक दुनिया में उनका समय जल्द ही कम होने लग सकता है। बेशक अगर उत्पत्ति की भूमि उसे आवश्यक अनुभव अंक प्रदान नहीं कर सकती, तो उसे अपना ध्यान वापस वास्तविक दुनिया पर केंद्रित करना होगा, चाहे दूसरा आयाम उसे कितना भी लुभाए। कम से कम अगर उसे आयामी दरारों तक स्थिर पहुंच मिल जाती है, तो वह अकादमी परीक्षाओं के लिए समय पर पहुंच सकता है। उन्हें याद आया कि उन्होंने मंचों पर पढ़ा था कि अवेकनर अकादमियां आमतौर पर कल्टीवेशन अकादमियों के साथ ही प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करती हैं, हालांकि स्थान अलग अलग होते हैं। ऐसा कहा गया था कि जागृति समारोह के 1 सप्ताह बाद जागृति प्राप्तकर्ताओं और तीसरे वर्ष के छात्रों को बुलाया जाएगा और उन्हें अलौकिक अकादमियों के बारे में सूचित किया जाएगा। अब रविवार का दिन था, जिसका मतलब था कि माइकल को जल्द ही अपने स्कूल से बुलावा आने की उम्मीद करनी चाहिए। अवचेतन रूप से उसे एहसास हुआ कि उसकी जागृति के बाद से 4 दिन बीत चुके हैं। अपना फोन नीचे रखकर माइकल दिन के लिए तैयार होने के लिए आगे बढ़ा। खंडहरों से वापस लाई गई सामग्रियों के मूल्य की जांच करने के अलावा उसे अपने मानवाकार मरे हुओं के नग्न शरीर को ढकने के लिए कपड़े भी खरीदने की जरूरत थी। हालांकि उनकी पहली प्राथमिकता सुपर एसोसिएशन थी। माइकल को तैयार होने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसे इस बात से काफी संतोष हुआ कि उसने होटल में कुछ भी नष्ट नहीं किया था, जो इस बात का स्पष्ट संकेत था कि उसके शरीर पर उसका नियंत्रण वापस आ गया था। हालांकि वह अपने आसपास के लोगों के सूक्ष्म व्यवहार को नजरअंदाज नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था कि वे लंबे समय तक उसके करीब खड़े रहने से हिचकिचा रहे थे। पहले तो उसने इसे एक संयोग मानकर खारिज कर दिया, लेकिन जैसे जैसे वह शहर में आगे बढ़ता गया, ये पैटर्न और अधिक स्पष्ट होता गया। जब उसने कुछ देर पहले होटल के बाथरूम के शीशे में खुद को देखा, तो उसे अपने शरीर में थोड़ी अधिक मांसलता और सुडौलपन के अलावा कुछ भी असामान्य नहीं लगा। जब वह सुपर एसोसिएशन पहुंचा और अपनी नियमित रिसेप्शनिस्ट ग्रेस के सामने खड़ा हुआ, तभी उसे आखिरकार समझ आया कि क्या हो रहा था। मुझे अपनी आभा को दबाना होगा, माइकल ने उन शब्दों को दोहराया जो ग्रेस ने उसे देखते ही कहे थे। हालांकि वह भ्रमित था, लेकिन वह मोटे तौर पर समझ सकता था कि आभा से उसका क्या मतलब था। शायद यह उसकी शक्ति का अनजाने में बाहर निकलना था। लेकिन असली सवाल यह था कि कैसे वह उस चीज को कैसे दबा सकता था जिसे वह देख भी नहीं सकता था। लगता है तुमने अभी अभी उन्नति हासिल कर ली है, ग्रेस ने शांत स्वर में लेकिन जिज्ञासा की हल्की सी झलक लिए हुए कहना शुरू किया। तुम्हारी माना शक्ति वाकई प्रभावशाली है, उसने आगे कहा। लेकिन ग्रेस ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि माइकल कितना प्रभावशाली था। उसकी माना शक्ति इतनी प्रबल थी कि तीसरे दर्जे की साधिका होने के बावजूद उसे माइकल को गंभीरता से लेना पड़ा।
माइकल से निकलने वाली माना शक्ति वाकई इतनी जबरदस्त थी। हालांकि इससे पहले भी उसका सामना अपार माना स्तर वाले नवविकसित रैंक एक अवेकनेस से हुआ था, लेकिन माइकल की तीव्र प्रगति उल्लेखनीय थी। जागृति के महज 4 दिन बाद ही प्रथम रैंक पर पहुंचना दुर्लभ था, यहां तक कि सबसे प्रतिभाशाली लोगों के लिए भी। मेरी माना, माइकल ने उलझन में बुदबुदाया। क्या मुझे अपनी माना को दबाना होगा? हाँ, ग्रेस ने पुष्टि की और फिर विस्तार से बताया। ऐसा लगता है कि आपकी माना शक्ति में काफी वृद्धि हुई है। हालांकि आपको लगता है कि आपने इसे नियंत्रण में रखा हुआ है, लेकिन हम जैसे अलौकिक प्राणियों के लिए ये लगभग ऐसा है जैसे आप अपनी उपस्थिति की घोषणा कर रहे हो। फिर भी आपका नियंत्रण वाकई सराहनीय है। आम लोग आपके आसपास बेहोश होने की बजाय असहज महसूस करते हैं। माइकल ने धीरे धीरे बातों को जोड़ते हुए सिर हिलाया। उसे याद आया कि उसने पढ़ा था कि एक निश्चित बिंदु पर माना शक्ति बिना किसी जानबूझकर प्रयास के भी आसपास के वातावरण को प्रभावित करना शुरू कर सकती है। बेशक वह अभी उस स्तर के आसपास भी नहीं था। फिलहाल उसकी माना शक्ति बस थोड़ी सी रिस रही थी, जो इतनी अधिक मात्रा में माना शक्ति के संपर्क में न आने के कारण सामान्य मनुष्यों को असहज करने के लिए पर्याप्त थी। समस्या की जड़ जानने से माइकल के लिए चीजें थोड़ी स्पष्ट हो गईं, लेकिन जादू में नौसिखिया होने के नाते समस्या को ठीक करना कहने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। फिर भी ये जानकर राहत मिली कि सुपर एसोसिएशन के भीतर उनकी स्थिति को एक बड़ा मुद्दा नहीं माना गया था। वह इस पर काम करने के लिए अपना समय ले सकता था। जल्द ही माइकल ने अपना ध्यान अपनी यात्रा के कारण पर केंद्रित कर दिया। क्या आप मेरे लिए दरारों में प्रवेश सुरक्षित कर पाईं, मिस ग्रेस? उसने पूछा। तारांकन 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 तारांकन। नाम माइकल नॉमन। वर्ग कुशल नेक्रोमेंसर। स्तर 15। EXP 1094 17718। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। शक्ति 30.4। फुर्ती 41.1। एम्पायर में अपना रोमांच जारी रखें। संविधान 31.7। खुफिया जानकारी 110.1। विशेषता अंक 30। कौशल मरे हुए प्राणियों को बुलाना, मरे हुए प्राणियों को पुनर्जीवित करना, पता लगाना, बुनियादी वार इंद्रियों को साझा करना, भाला चलाना, एसिड शॉट हड्डी का भाला, धीमा अभिशाप हड्डी का कवच, लाश विस्फोट। प्रतिभा अनंत विकास। क्लास स्किल कॉन्ट्रैक्ट स्लॉट 20/40। उपहार उत्पत्ति का चिन्ह। तारांकन 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 तारांकन। विनथॉर्न रेगरल V 25 अधिकतम। नाम लकी। EXP 8,05,990/10,21,752। रैंक असाधारण। कौशल काटना, पादप नियंत्रण, उन्नत निपुणता, विष उन्नत निपुणता, वायरल वृद्धि, बुनियादी निपुणता, विषैले पुनरुत्थान, बुनियादी निपुणता। मास्टर माइकल नॉमन। अनडेड रेड थॉर्न लेवल 25 अधिकतम। तारांकन तारांकन तारांकन। नाम प्रिंस। EXP 2,38,677/10,21,752। रैंक दुर्लभ। कौशल काटना, पौधों पर नियंत्रण, मध्यवर्ती दक्षता, विष बुनियादी दक्षता। मास्टर माइकल नॉमन। एक दिन पहले माइकल ने ग्रेस से वुडस्टोन सिटी में मौजूद आयामी दरारों में प्रवेश के लिए आवेदन करने का अनुरोध किया था। इस बार उसकी मांग सीधी सादी थी, वह अकेले ही दरारों में प्रवेश करना चाहता था। एसोसिएशन में अलौकिक शक्तियों वाले लोगों द्वारा सदस्यता पहुंच के भीतर मौजूद दरारों का उपयोग करने पर कोई प्रतिबंध नहीं था, चाहे आवेदक की पंजीकृत शक्ति कुछ भी हो। एकमात्र शर्त यह थी कि कोई व्यक्ति एक ही दिन में एक ही दरार में कई बार प्रवेश के लिए आवेदन नहीं कर सकता था, ताकि ऐसी जटिलताएं पैदा होने से बचा जा सके जो अगली सफाई टीम के लिए कठिनाई बढ़ा सकती हैं। हालांकि अन्य सभ्यताओं द्वारा बसे हुए विशेष दरारों के लिए सख्त आवश्यकताएं और नियम लागू होते थे। आपकी यात्रा एम्पायर में जारी है। फिलहाल माइकल का ऐसे विशेषीकृत कारीगरों से कोई लेना देना नहीं था। उसके लिए विकृत प्रकार की दरारें अभी भी किसी भी अन्य चीज से अधिक मूल्यवान थीं। मैं आपके लिए कुछ प्रविष्टियों तक पहुंच सुरक्षित करने में कामयाब रही, ग्रेस ने कहा। उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थीं। हालांकि चूंकि आपने एकल आवेदन मांगे थे, जो मूल रूप से पूरी टीम द्वारा आवेदन करने के समान ही है, इसलिए आवेदनों में काफी अंतराल है। माइकल ने उसकी बात पर सहमति में सिर हिलाया। जहां तक अंतराल पर की गई प्रविष्टियों की बात है, उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं थी जब तक कि वे उनके पास मौजूद थी। वे कौन से दिन हैं? उसने पूछा। मुझे एक पल दीजिए, ग्रेस ने जवाब दिया। उसका ध्यान अपने सिस्टम पर केंद्रित था। माइकल ने सोचा कि वह उसकी फाइल निकाल रही है, और वाकई उसे जवाब देने में ज्यादा समय नहीं लगा। वुडस्टोन सिटी में मौजूद तीनों आयामी दरारों के लिए आपका आवेदन स्वीकृत हो गया है। लेवल 1 गोब्लिन वर्ल्ड ट्रैक, लेवल 1 फॉरेस्ट डोमेन ट्रैक और लेवल 2 एप रीजन ट्रैक। ग्रेस ने एक पल रुकने से पहले समझाया। एक क्षण बाद उसने आगे कहा, दुर्भाग्यवश आज आपके पास कोई एंट्री नहीं है। आपकी पहली एंट्री कल दोपहर को फॉरेस्ट डोमेन ट्रैक में है। उसके बाद अगले 2 हफ्तों में आपके पास 6 और एंट्री हैं। इन ट्रैक में भाग लेने की आपकी सहमति की पुष्टि होने के बाद आपको पूरे शेड्यूल के साथ एक ईमेल भेजा जाएगा। माइकल ये पूछना चाहता था कि अवधि 2 सप्ताह तक ही सीमित क्यों थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और अपने निष्कर्ष निकाल लिए। इसका मकसद शायद एकाधिकार को रोकना है। अगर कोई भी अनिश्चित काल के लिए दरारें आरक्षित कर सकता, तो इस व्यवस्था का दुरुपयोग करने के कई तरीके मिल जाते। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। जिस तेजी से दरारें फिर से बन जाती थी, उसे देखते हुए माइकल को संदेह था कि प्रविष्टियों की कोई कमी होगी। लेवल 1 की दरार को दिन में कम से कम 3 बार साफ किया जा सकता है। 2 सप्ताह की अवधि में प्रति क्रैक 42 प्रविष्टियां दर्ज की गईं। वुडस्टोन सिटी में 2 लेवल 1 क्रैक को देखते हुए उसी अवधि में लगभग 100 उपलब्ध स्लॉट थे। हालांकि माइकल शहर में अकेला अलौकिक शक्ति वाला व्यक्ति नहीं था, इसलिए ये स्वाभाविक था कि उसकी पहुंच असीमित नहीं होगी।
जैसे जैसे वह इसके बारे में सोचता गया, उसे एहसास होता गया कि 2 हफ्तों में 7 प्रविष्टियां काफी उदारतापूर्ण थीं। अगर वह सिर्फ लेवल 1 की परीक्षा पास कर लेता तो उसे $700,000 की गारंटीशुदा रकम मिल जाती। मौजूदा माइकल के लिए भी यह एक बड़ी रकम थी। अगर उसे लेवल 2 ऐप रीजन क्रैक तक पहुंच मिल जाती तो उसने अनुमान लगाया कि वह अगले 2 हफ्तों में $2 मिलियन से अधिक कमा सकता था। माइकल और ग्रेस के बीच कुछ विवरणों पर बातचीत के बाद इस अनुमान की पुष्टि हुई। क्या हम इससे सहमत हैं, मिस्टर नॉर्मन? ग्रेस ने पुष्टि के लिए पूछा। हाँ, माइकल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसे यकीन नहीं था कि वह महज भाग्यशाली था या ग्रेस ने उसकी मदद करने के लिए कोई खास प्रयास किया था, लेकिन उसने जो 7 प्रविष्टियां हासिल की उनमें से 2 लेवल 2 ऐप रीजन डायमेंशनल ट्रैक के लिए थीं। उस क्षेत्र में उनके पिछले अनुभव के आधार पर प्रति एंट्री कम से कम 10 लाख कमाना लगभग तय था। 2 प्रविष्टियों का मतलब कम से कम $2 मिलियन था और अन्य 5 लेवल 1 ट्रैक से होने वाले मुनाफे को मिलाकर माइकल की संभावित आय $3 मिलियन या उससे अधिक हो सकती थी। यह एक अच्छी खासी रकम थी और इससे वह कई काम कर सकता था। एक तो वह आखिरकार अपने मरे हुए सैनिकों के लिए उचित कपड़े खरीद सकता था, अब नग्नता नहीं, और उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण भी प्रदान कर सकता था। वह अपने लिए बेहतर उपकरण भी खरीद सकता था और फिर भी अन्य जरूरतों के लिए उसके पास काफी पैसा बचा रहता। शायद मैं ट्रेड सेंटर में कुछ ऐसा ढूंढ सकता हूं जो स्टार रेटिंग की परवाह किए बिना विकास अंक की गारंटी देता हो, माइकल ने ग्रेस के काउंटर से निकलते हुए सोचा। अगर मुझे ऐसी कोई चीज मिल जाए और मैं उसे थोक में खरीद सकूं तो मेरी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और भी अच्छा होगा अगर वह फोरम स्टोर में उपलब्ध हो, इससे सब कुछ बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। विचारों में खोया हुआ माइकल ट्रेड सेंटर की ओर बढ़ते हुए अपनी योजनाओं के बारे में दिवास्वप्न देखने लगा। अब जबकि आयामी दरारों में उनकी प्रविष्टियां सुलझ गई थीं, तो दिन के उनके अन्य कामों को निपटाने का समय आ गया था। उसने गारगोयल्स से लूटी गई सामग्री को बेच दिया। दरारों से होने वाले गारंटीशुदा मुनाफे की तुलना में माइकल इस उद्यम को लेकर कहीं अधिक उत्साहित था। उसे अंदर से यह आभास हो रहा था कि वह जल्द ही बड़ा मुनाफा कमाने वाला है। अगर इन सामग्रियों से उसे भविष्य में होने वाले आयामी दरारों से होने वाली कमाई के बराबर या उससे भी अधिक लाभ मिल सके तो माइकल के पास अपने पैसे खर्च करने के तरीके में अधिक लचीलापन होगा। ये बात विशेष रूप से तब सच थी जब दरारों से प्राप्त शवों का उपयोग करने के बाद उसके मरे हुए लोगों की संख्या बढ़ जाती थी। ये विचार उसके मन में चल रहे थे, तभी माइकल व्यापार केंद्र पर पहुंचा। हालांकि ब्रांड जिस परिचित चेहरे की उसे उम्मीद थी उससे मिलने के बजाय उसने पहले वाले उसी अधेड़ उम्र के प्रतिस्थापन को देखा। हालांकि माइकल थोड़ा हैरान था, लेकिन उसे इस आदमी के साथ व्यापार करने में कोई खास परेशानी नहीं थी। चूंकि वह सोर्स लिक्विड जैसी कोई चीज नहीं खरीद रहा था जहां स्टार रेटिंग ये निर्धारित करती थी कि उसे विकास अंक मिलेंगे या नहीं, इसलिए विकल्प या ब्रांड के साथ व्यवहार करने में कोई खास अंतर नहीं था। बेशक एक परिचित चेहरा हमेशा अधिक आश्वस्त करने वाला होता है। शुभ दोपहर, माइकल ने काउंटर के पास आते हुए अभिवादन किया और बातचीत की शुरुआत की। शुभ दोपहर, आज मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ब्रांड के स्थान पर आए हंसमुख व्यक्ति ने दोस्ताना मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैं कुछ बेचना चाहता हूँ, माइकल ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। आप क्या बेच रहे हैं? कुछ सामग्री? किस प्रकार की सामग्री? माइकल एक पल के लिए रुका और उसे उन सामग्रियों के नाम याद आने लगे जो उसने गारगोयल से लूटी थी। उसने एक एक करके उन्हें गिनना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वह बोलता गया उसने एक अजीब बात देखी। जितना अधिक वह बोलता गया, अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे पर भ्रम का भाव उतना ही गहरा होता गया। क्या कोई गड़बड़ है? माइकल ने अपने पास मौजूद सामग्रियों के नाम सूचीबद्ध करते हुए अनजाने में पूछा। काउंटर के पीछे खड़े अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अजीब सी हंसी हंसी। नहीं, कुछ भी गलत नहीं है, बस आपने अभी जिन नामों का जिक्र किया उनमें से किसी को भी मैं नहीं पहचानता। माइकल का चेहरा उतर गया और उसके भीतर चिंता की एक लहर दौड़ गई। क्या इसका मतलब यह है कि मैं इन सामग्रियों को यहां नहीं बेच पाऊंगा? उसने घबराते हुए सोचा। उन्हें उनके मूल्य की चिंता नहीं थी, असाधारण श्रेणी के प्राणियों से मुकाबला करने में सक्षम राक्षसों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भला बेकार कैसे हो सकती है? यह असंभव था, लेकिन इस शहर में उन्हें बेच न पाने का विचार चिंताजनक था। माइकल ने तर्क दिया, ये बात समझ में आती है। यहाँ स्थित सुपर एसोसिएशन की शाखा संसाधनों का कोई विशेष केंद्र नहीं थी। आज भले ही माइकल के पास फोन देखने का समय नहीं था, लेकिन वह रोजाना फोरम ब्राउज करता था और इसी से उसे पता चल गया था कि वुडस्टोन सिटी अलौकिक जगत के अन्य शहरों की तुलना में भी काफी पिछड़ा हुआ है। इसके संसाधन और बुनियादी ढांचा पिछड़ा हुआ है। ये बात शहर में मौजूद आयामी दरारों की कमी में परिलक्षित हुई, केवल 3, और वे सभी निम्न स्तर की थीं। यह उन शहरों से तुलना नहीं कर सकता था जिनकी आबादी अधिक थी या जिनमें अधिक मूल्यवान दरारें थीं, भले ही उन दरारों की संख्या कम ही क्यों न हो। साम्राज्य में आपका अगला अध्याय आपका इंतजार कर रहा है। आखिरकार संसाधन क्षमता के मामले में 2 स्तर 2 की दूषित दरारें आसानी से 5 स्तर 1 की दूषित दरारों से अधिक हो सकती हैं। क्या मुझे इन सामग्रियों को बेचने के लिए किसी दूसरे शहर जाना पड़ेगा? माइकल के मन में तरह तरह के विचार घूमने लगे, लेकिन इससे पहले कि उनकी चिंताएं और बढ़ पाती, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने फिर से बात की और उनके अगले शब्दों ने राहत की लहर ला दी। भले ही मैं आपके द्वारा बताई गई सामग्री को नहीं पहचानता, इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसे पहचानता हो। इसलिए कुछ भी न बेच पाने की चिंता न करें, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उसे आश्वस्त किया। माइकल ने थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए धीरे से कहा, ओह। उसे एहसास हुआ कि शायद उसके चेहरे पर उसके विचार झलक रहे थे। वह व्यक्ति हल्के और पेशेवर लहजे में बोलता रहा। आपकी बातों के आधार पर मेरा मानना है कि ये सामग्रियां काफी मात्रा में हैं और शायद अद्वितीय भी हैं, है ना? माइकल ने सहमति में सिर हिलाया।
ठीक है, तो कृपया मेरे साथ इस दरवाजे से अंदर आइए, उस आदमी ने कहा और उस प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया जिससे माइकल कई बार ब्रांड से मिलने गया था। इससे पहले भी जब वह अधेड़ उम्र का आदमी राक्षसी लाशें लेकर आया था तब भी उसने यही रास्ता अपनाया था। हालांकि उस व्यक्ति के लहजे से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह किसी अजनबी या नवागंतुक को निर्देश दे रहा हो, बल्कि वह आदत के चलते प्रक्रिया का पालन कर रहा था। माइकल ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और उस अधेड़ उम्र के आदमी के पीछे पीछे चल दिया। वे दरवाजों से सजे एक परिचित गलियारे से गुजरते हुए उस स्थान पर पहुंचे जिससे माइकल परिचित था। ये वही भूमिगत भंडारण स्थान था जहां उसने आयामी राक्षस सामग्री से अपने पहले $100,000 कमाए थे। कृपया थोड़ी देर यहीं प्रतीक्षा करें, उस व्यक्ति ने निर्देश दिया। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novel_fire नेट वेबसाइट खोजें। मैं एक ऐसे व्यक्ति को लाऊंगा जो संभवतः ये पहचान सकेगा कि आप क्या बेचना चाहते हैं। इस बीच आप इस समय का उपयोग सामग्री निकालने के लिए कर सकते हैं। यह उनका पहला सौदा नहीं था, इसलिए अधेड़ उम्र के व्यक्ति को माइकल के अवेक न होने की स्थिति और उसके भंडारण स्थान के बारे में पता था। अपनी बात कहने के बाद वह व्यक्ति चला गया। चूंकि माइकल उस जगह से पहले से ही परिचित था, इसलिए उसे वहां अकेले रहने में कोई असुविधा नहीं हुई। उस विशाल क्षेत्र पर सरसरी नजर डालने के बाद उसने एक एक करके गारगोयल के अवशेषों को बाहर निकालना शुरू किया और उन्हें उनकी सामग्री के प्रकार के अनुसार सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया। काम करते समय माइकल ने यह भी सुनिश्चित किया कि उसकी मानाशक्ति का रिसाव न हो, जैसा कि वह ग्रेस के काउंटर से निकलने के बाद से करता आ रहा था। दुर्भाग्यवश उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पहले अपनी आभा के संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई थी, इसलिए माइकल को अभी भी यकीन नहीं था कि वह इसे सही तरीके से कर रहा है या नहीं। गारगोयल के अवशेषों को व्यवस्थित करते समय उसने उनकी जानकारी की पुष्टि करने के लिए उन पर फिर से डिटेक्ट का उपयोग किया। ऑब्सीडियन फोर्ज मिश्र धातु, गहरे रंग की धातुओं और ऑब्सीडियन जैसे खनिजों का मिश्रण जो लचीलेपन और उच्च स्थायित्व के साथ पत्थर जैसी बनावट प्रदान करता है। आमतौर पर टिकाऊ संरचनाओं या गोलेम के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। नसदार टुकड़ा, नीले हरे रंग की नसों वाला एक हल्का लेकिन टिकाऊ टुकड़ा जिसका उपयोग अक्सर ऊर्जा संचालन करने वाले उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। पंखों का आवरण, पंख जितने हल्के लचीले धातु की प्लेट वायुगतिकीय संरचनाएं बनाने के लिए आदर्श। कोरस्टोन, यह एक घना काला पदार्थ है जो माना को संग्रहित और स्थिर करने की अपनी क्षमता के लिए मूल्यवान माना जाता है। क्रिस्टल गोला, ऊर्जा डिटेक्टरों और एम्पलीफायरों के निर्माण में उपयोग किया जाने वाला एक चिकना पैटर्न वाला पत्थर। ईथर स्टोन, एक हल्का पारदर्शी पत्थर जिसमें गुरुत्वाकर्षण विरोधी गुण होते हैं, जिसका उपयोग अक्सर उत्तोलन उपकरणों में किया जाता है। रूंड कोर, एक अनियमित आकार का केंद्र जिस पर चमकते हुए प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं, जो उन्नत मशीनों के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करता है। उनकी कीमत बहुत ज्यादा होनी चाहिए, है ना? माइकल ने चिंता और उम्मीद के मिले जुले भाव से सोचते हुए कहा। कुछ मिनट बाद अधेड़ उम्र का आदमी लौटा। इस बार उसके साथ चश्मा पहने और नीले रंग के वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र की महिला भी थी। इस दुनिया में भी गाउन पहनना एक लोकप्रिय फैशन नहीं था जिससे वह और भी अलग दिखती थी। और फिर वो चश्मे भी थे। क्या अलौकिक शक्तियों वाले लोगों की नजर कमजोर हो सकती है? माइकल ने सोचा। उसे ये थोड़ा विडंबनापूर्ण लगा। हालांकि उनके पास इस विचार पर विचार करने के लिए ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि वह महिला अचानक उनके सामने प्रकट हो गई, या यूं कहें कि उन सामग्रियों के सामने जो उन्होंने फैला रखी थी। क्या ये ऑब्सीडियन फोर्ज मिश्र धातु है? एक कोमल आवाज गूंजी। महिला ने शांत स्वर में लेकिन निर्विवाद अधिकार के साथ बात की। हाँ। माइकल हकलाया। उसके अचानक पूछे गए सवाल और मौजूदगी से वह अचंभित रह गया था। उसने अनमने ढंग से जवाब दिया। वह अभी भी उसके अप्रत्याशित हावभाव को समझने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ऐसा नहीं लग रहा था कि वह उस पर ध्यान दे रही थी। इसके बजाय बोलते समय उनका पूरा ध्यान अपने सामने बिखरी हुई सामग्री पर ही केंद्रित रहा। यह एक बेहद दुर्लभ सामग्री है और इसे असाधारण रूप से कुशलता से बनाया गया है। हालांकि ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इसे फेडरेशन विधि से बनाया गया है, फिर भी इसकी गुणवत्ता फेडरेशन की गुणवत्ता के समान ही है, बल्कि उससे भी कहीं बेहतर है। यह अद्वितीय रूप से तैयार की गई है। माइकल उसकी बातों से स्तब्ध रह गया। वह इतने कम समय में कितना कुछ समझ सकती है, उसने सोचा। हालांकि वह उसकी कही हुई बातों का केवल एक हिस्सा ही समझ पाया था, फिर भी वह प्रभावित था। उसकी उलझन को भांपते हुए पास आए अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने थोड़ा झुककर फुसफुसाते हुए कहा, मिस प्रिसिला एक जादूगरनी है और जादू की असाधारण रूप से जानकार विशेषज्ञ है। हालांकि माइकल को पहले से ही संदेह था कि वह महिला एक साधक है, लेकिन सामग्रियों को इतनी जल्दी पहचानने की उसकी क्षमता ने उसे एक क्षण के लिए ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह शायद एक जागृत करने वाली हो सकती है। उनकी अंतर्दृष्टि अद्भुत प्रतीत होती थी। उस व्यक्ति के स्पष्टीकरण से एक और विचार उत्पन्न हुआ। माइकल ने एक बार फिर उसकी ओर देखा। इस बार उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई थी। क्या वह जादूगरनी है? तारांकन 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 तारांकन। तीसरा अध्याय बस 1 घंटे में आ रहा है। कल के 3 अध्यायों के साथ साथ गोल्डन टिकट और पावर स्टोन के लक्ष्यों को हासिल करने पर 2 बोनस अध्याय भी जारी किए जाएंगे। आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑरोरा में प्रचलित 2 साधना प्रणालियों में से माइकल जादूगर प्रणाली की तुलना में शूरवीर प्रणाली से कहीं अधिक परिचित था। दरअसल स्थानीय लोगों में से अधिकांश के लिए यही स्थिति थी, इस हद तक कि कृषक शब्द लगभग विशेष रूप से शूरवीरों से जुड़ा हुआ महसूस होता था। इसका कारण ये हो सकता है कि अधिकांश लोग नाइट कल्टीवेशन सिस्टम का अभ्यास करते थे। माइकल के ज्ञान के अनुसार एक जादूगर वह व्यक्ति होता था जिसके पास एक उत्कृष्ट योद्धा बनने की प्रतिभा होती थी, यहाँ तक कि एक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति भी। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि प्रत्येक प्रशिक्षु जादूगर में एक असाधारण योद्धा बनने की क्षमता थी। हालांकि यह एक ऐसा मुकाम था जहां तक पहुंचने की उम्मीद बहुत कम लोग ही कर सकते थे।
उदाहरण के लिए मूल माइकल के लिए अपनी मृत्यु से पहले जीवन का बीज सफलतापूर्वक प्रज्वलित कर पाना भी सौभाग्य की बात होती। ये प्रतिभा का ऐसा स्तर था जो आम लोगों में विशेष रूप से दुर्लभ नहीं था। केवल ब्रांड जैसे व्यक्तियों में ही जादूगर बनने की असाधारण क्षमता थी, जो कि विडंबनापूर्ण था क्योंकि उसने किसी तरह ऑरोरा में 2 सबसे लोकप्रिय व्यवसायों को जागृत कर दिया था। इससे यह बात उजागर हुई कि जादूगर वास्तव में कितने दुर्लभ थे। ये दुर्लभता जागृति प्रणाली में भी व्याप्त थी। नाइट वर्क सामान्य श्रेणी का था, जबकि जादूगर से संबंधित कोई भी वर्ग कम से कम दुर्लभ माना जाता था। जागृत व्यक्ति भी साधना कर सकते थे, और ऐसा नहीं था कि माइकल जागृत व्यक्ति बनने के बाद साधना में हाथ नहीं आजमाना चाहता था। बात सिर्फ इतनी थी कि उसके पास इस तरह की धीमी और स्थिर प्रगति के लिए समय की कमी थी। मिस प्रिसिला पहली जादूगरनी थी जिन्हें माइकल ने कभी देखा था, और स्वाभाविक रूप से वह उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। हालांकि उसकी जिज्ञासा क्षणिक थी। उसके लिए उस महिला का महत्व उसकी सामग्री से मिलने वाली धनराशि के मूल्य के मुकाबले कहीं कम था। उसने कहा था कि वे कीमती हैं, और इसी बात ने माइकल की उम्मीदों को और भी बढ़ा दिया। माइकल ने देखा कि प्रिसिला बाकी सामग्रियों की जांच कर रही थी और हर एक की सही पहचान कर रही थी। वह प्रभावित भी था और चिंतित भी, और धैर्यपूर्वक उसके काम करने का इंतजार कर रहा था। अंततः एक अनंतकाल के समान समय बीतने के बाद उसने अपना ध्यान उसकी ओर मोड़ा। आपकी ये सामग्रियां काफी मूल्यवान हैं, लेकिन जिस तरह से आपने इन्हें संभाला है उसके कारण इनकी कीमत में थोड़ी कमी करनी पड़ेगी, प्रिसिला ने समझाया। माइकल चुपचाप सुनता रहा, उसकी बात को समझते हुए। सामग्रियों की स्थिति के बारे में वह कुछ खास नहीं कर सकता था। गार्गोयल्स को साफ सुथरा मारना संभव नहीं था। गोब्लिन या काले बंदरों के विपरीत उन पर पूरी तरह से काबू पाना असंभव था। पंखीन गार्गोयल तो ठीक था, लेकिन जब उसने बाकी 2 से लड़ाई की तो उनके शरीर को बचाना उसके दिमाग में सबसे आखिरी बात थी। प्रिसिला को भी यह बात समझ में आ गई थी। वह जानती थी कि राक्षसों के शवों को पूरी तरह से संरक्षित करना शक्तिशाली लोगों का कौशल है, और इन सामग्रियों की गुणवत्ता से संकेत मिलता है कि उसके सामने खड़ा युवक कोई कमजोर व्यक्ति नहीं था। गार्गोयल के अवशेष, सामग्रियों की गुणवत्ता और प्रौद्योगिकी के धुंधले निशानों के संयोजन से ही यह संकेत मिलता है कि वे जीवदुर्जय गोलेम रहे होंगे। इन सब बातों से उसके मन में माइकल के प्रति एक अच्छी धारणा बन गई। हालांकि वह जानती थी कि वह एक अवेक न था। ये जानकारी उसे अपने बगल में बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति से मिली थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि माइकल वास्तव में कितना असाधारण व्यक्ति था। वह कोई बुरा अवेकन नहीं था जैसा कि उसने अवचेतन रूप से मान लिया था, बल्कि वह केवल 4 दिन पुराना नेक्रोमेंसर था जिसकी शक्ति प्रारंभिक चरण के रैंक 4 कल्टीवेटर के बराबर थी। सामग्रियों की स्थिति पर विचार करने के बाद प्रिसिला सीधे काम की बात पर लग गई। मैं सबसे पहले आपके सामान के लिए अपनी प्रस्तावित कीमत बता देती हूँ। सबसे पहले सबसे कम कीमत वाली वस्तुएं हैं, जो कि ईथरस्टोन और रून्ड कोर हैं, उसने कहा। यह सुनकर माइकल के कान खड़े हो गए और वह ध्यान से सुनने लगा। उसने सबसे कम कीमत से शुरुआत की। उन कीमतों से माइकल को अंदाजा हो गया कि अंत तक बिक्री कितनी बड़ी होगी। रून्ड कोर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है और संभवतः इसे एक शोध वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा जिसे बाद में पुनः उपयोग में लाया जाएगा। जहां तक ईथरस्टोन की बात है, हालांकि ये दुर्लभ है, इसके विकल्प मौजूद हैं जो समान कार्य करते हैं, भले ही वे उतने टिकाऊ न हो। रूनेट कोर के लिए मैं आपको $450,000 दूंगा। अगर यह बेहतर स्थिति में होता तो इसकी कीमत लगभग $600,000 हो सकती थी। ईथरस्टोन के लिए मैं प्रत्येक के लिए $700,000 दूंगा। चूंकि 2 हैं, इसलिए कुल मिलाकर $14 लाख होते हैं। सब मिलाकर कुल $1850,000 होते हैं। क्या आपको कोई आपत्ति है? एम्पायर से जुड़े रहें। प्रिसिला के शांत लहजे से यह स्पष्ट था कि वह माइकल द्वारा कीमत को लेकर उठाई जाने वाली चिंताओं के लिए तैयार थी। क्या वह ऐसा करने वाला था? नहीं, एक तटस्थ भाव से माइकल ने जवाब दिया, नहीं, कोई बात नहीं। हालांकि उसकी आवाज शांत थी, लेकिन अंदर से वह बिल्कुल भी शांत नहीं था। लगभग 20 लाख, लगभग 20 लाख, लगभग 20 लाख। माइकल चीखना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। हालांकि उसे पहले से ही अंदाजा था कि गार्गोयल के अवशेष मूल्यवान होंगे, फिर भी माइकल आश्चर्यचकित था, यहाँ तक कि रोमांचित भी, और जैसे जैसे उसने अगली वस्तुओं के बारे में सोचा, उसका उत्साह बढ़ता गया। इसके बाद प्रिसिला ने जिस सामग्री पर काम करना शुरू किया वह थी विंड शॉट्स, जो एक बच्चे की उंगली की मोटाई के बराबर छोटे तारों जैसी दिखती थी। जैसे ही वह टुकड़ों को गिन रही थी, माइकल ने भी ऐसा ही किया। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नेट वेबसाइट खोजें। अंत में उन्होंने 33 टुकड़े गिने। प्रिसिला ने फिर से बात की, उसका लहजा स्थिर और पेशेवर था। एक बार फिर हम ऐसी तकनीक से निपट रहे हैं जो हमारी तकनीक से अलग है। हालांकि इन टुकड़ों को बिना ज्यादा प्रसंस्करण के आसानी से पुनः उपयोग में लाया जा सकता है और ये मूल्यवान अनुसंधान सामग्री के रूप में भी काम आ सकते हैं। उसके बोलने के तरीके से माइकल को यह आभास हुआ कि वह एक ईमानदार महिला है, जिससे उसे उस पर थोड़ा और भरोसा हो गया। यह निश्चित रूप से इसलिए नहीं था क्योंकि वह बड़े बड़े आंकड़े बता रही थी। इन टुकड़ों के लिए मैं प्रत्येक के लिए $65,000 देने की पेशकश करूंगा। आपका क्या विचार है? माइकल सोच नहीं रहा था, कम से कम बातचीत करने के बारे में तो बिल्कुल नहीं। नहीं, वह सोच रहा था। $65,000 को 33 से गुणा करने के बारे में सोच रहा था। वर्तमान माइकल के पास एक भरोसेमंद ग्राहक बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके मन में थोड़ा सा अफसोस था कि उसने कीमतों का अनुमान लगाने के लिए फोरम चेक नहीं किए, लेकिन अब भी उसे अपना फोन उठाकर जानकारी खोजने की तीव्र इच्छा नहीं हुई। किसी कारणवश मौत के साथ हुए उस भयानक अनुभव ने उसे कम से कम कुछ समय के लिए ही सही जीवन के साथ अधिक सामंजस्य बिठाने के लिए प्रेरित किया था। इसके अलावा उन्हें यह विश्वास नहीं था कि एसोसिएशन का कोई कर्मचारी उन्हें बहुत ज्यादा धोखा देगा।
ज्यादा से ज्यादा वे उनसे थोड़ा बहुत फायदा उठा सकते थे। बेशक अगर उन्होंने ऐसा किया भी तो माइकल इसे केवल अनुभव का परिणाम ही मान सकता था। हालांकि उसने खुद से वादा किया कि इसके बाद वह हमेशा तैयार होकर आएगा, ठीक वैसे ही जैसे मीरा ने ब्लैक ऐप के शव बेचते समय किया था, ये सुनिश्चित करते हुए कि बूढ़ी महिला सुपरवाइजर उसका फायदा न उठा सके। कृपया और भी उपन्यास पढ़ें ताकि हम अध्यायों को जल्दी अपडेट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। माइकल धीरे धीरे ट्रेड सेंटर से बाहर निकलते हुए अपने खाते के बैलेंस को हैरानी से देखता रहा। आपके खाते में शेष राशि $1,68,03,543 है। $16 मिलियन। गार्गोयल्स के अवशेष बेचकर उसने कुल इतनी ही रकम कमाई थी। माइकल को कैसा महसूस हुआ? डरा हुआ। पैसों की इतनी अधिक मात्रा देखकर वह क्षण भर के लिए भयभीत हो गया, लेकिन डर के बाद थोड़े समय के लिए लालच का विस्फोट हुआ। किस बात का लालच? ये बहुत सरल था, ब्लैक टावर। माइकल ये गिन भी नहीं सकता था कि उसने उस जगह पर, खासकर दूसरी मंजिल पर, गार्गोयल के कितने अवशेष देखे थे। और इसमें टावर की कीमत भी शामिल नहीं थी, जिसकी कीमत संभवतः खगोलीय रही होगी ताकि वह लकी जैसे शक्तिशाली राक्षसों के बीच होने वाली हिंसक झड़पों का सामना कर सके। अगर इसके एक छोटे से हिस्से से ही उसे इतनी कमाई हो गई तो पूरी इमारत और उसके अंदर मौजूद सामान की कीमत कितनी हो सकती है? इससे पहले माइकल खंडहरों में लौटने को लेकर सतर्क था, लगभग अनिच्छुक था। अब वह उन्हें अपना बनाने के लिए उत्सुक था। हालांकि इस एहसास से वह थोड़ा निराश हो गया। अकादमी में दाखिला लेने के लिए उसे ताकत की जरूरत थी, अपने मरे हुओं को लगातार विकसित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जैसे जैसे वे मजबूत होते जाएं, वह उन पर से अपना नियंत्रण न खो दे, उसे ताकत की जरूरत थी। और अब ब्लैक टावर जैसे मूल्यवान खजाने पर दावा करने के लिए उसे ताकत की भी जरूरत थी। ये स्थिति विशेष रूप से निराशाजनक थी क्योंकि पर्याप्त बिजली के बिना उसे न केवल विफलता का खतरा था बल्कि मृत्यु का भी खतरा था। ताकत, यह एक ऐसी चीज थी जिसकी माइकल के पास पर्याप्त मात्रा में कमी थी। शक्ति और धन, उफ, माइकल ने कराहते हुए कहा क्योंकि उसका उत्साह कम होने लगा था, जिससे वह वास्तविकता में लौट आया था। हालांकि वह अपने खाते में पड़े पैसों को कुछ और समय तक बिना छुए रखना चाहता था, लेकिन इस शापित दुनिया में कुछ भी कभी योजना के अनुसार नहीं होता। लेकिन 16 मिलियन इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकते, है ना? अब जब मेरे पास इतना कुछ है तो भले ही मैं अपने मरे हुए सैनिकों के लिए बेहतर उपकरण खरीदूं, जैसे जैसे वे मजबूत होते जाएं, फिर भी बहुत कुछ बचा रहना चाहिए, है ना? जब बात खुद के विकास की आती थी तो माइकल स्वार्थी नहीं हो सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे यह जानकर गर्व महसूस नहीं होता था कि उसके खाते में लाखों रुपए हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरी प्रतिभा मुझे हमेशा के लिए कंगाल होने के रास्ते पर ले जाए, है ना? माइकल को पक्का यकीन नहीं था, लेकिन उसके मन के एक कोने में यह आशंका थी कि ऐसा हो सकता है। अभी शायद नहीं, लेकिन बाद में जरूर। माइकल को याद आया कि उसे अपने ओर्क्स के लिए उपकरण लेने की जरूरत है, इसलिए वह वापस ट्रेड सेंटर की ओर चल पड़ा। क्या आप कुछ हथियार खरीदना चाहते हैं? काउंटर पर मौजूद अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने माइकल की वापसी से आश्चर्यचकित होकर पुष्टि करने के लिए पूछा। हाँ, और आपको वे बड़े और भारी चाहिए? ये कहते हुए उस आदमी ने माइकल के दुबले पतले शरीर पर एक नजर डाली। उसकी निगाहों में थोड़ा संदेह था। उनके जैसे अलौकिक शक्तियों वाले प्राणियों के लिए इतना विशाल और भारी होना आम इंसानों के लिए पहाड़ जैसा था। यह निश्चित रूप से आसान नहीं होने वाला था। माइकल की आंख ये देखकर फड़क उठी। उस आदमी को बोलने की जरूरत नहीं थी। माइकल को यह समझने में आसानी हो रही थी कि वह क्या सोच रहा है। ये हथियार मेरे लिए नहीं है, माइकल ने स्पष्ट किया, हालांकि उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसने शायद कुछ ज्यादा ही कह दिया है। क्या वह इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा था कि वह उतना मजबूत नहीं था जितना वह दिखता था? ओह, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। शुक्र है कि उन्होंने माइकल की खरीदारी के बारे में आगे कोई टिप्पणी नहीं की। कुछ ही देर में माइकल को एक और दरवाजे की ओर ले जाया गया। रास्ते में उसे यह पूछने की इच्छा हुई कि वास्तव में एसोसिएशन कितनी बड़ी थी। बाहर से देखने पर यह पहले से ही विशाल लग रहा था, लेकिन अंदर से यह और भी बड़ा प्रतीत होता था। यह दिखने में जितना बड़ा लग रहा था, असल में उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। उपकरण कक्ष विशाल था, हालांकि उतना विशाल नहीं जितना कि उसने पहले भूमिगत क्षेत्र देखे थे। इसमें कई डिब्बे थे जिनमें वर्गीकृत हथियार रखे गए थे। हालांकि माइकल को यह महसूस होने लगा कि अगर वह अपने सभी मरे हुए सैनिकों को हथियारबंद करना चाहता है तो कमरे में मौजूद उपकरण शायद पर्याप्त नहीं होंगे। फिर भी उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने मान लिया कि एसोसिएशन के पास इन्वेंट्री को प्रबंधित करने के अपने तरीके हैं। वुडस्टोन सिटी में अलौकिक शक्तियों वाले लोगों की सही संख्या के बारे में निश्चित न होने के बावजूद माइकल ने अनुमान लगाया कि यह संख्या काफी अधिक होनी चाहिए। शहर में सुपर एसोसिएशन की एक और शाखा होने के बावजूद हथियारों की मांग काफी अधिक होनी ही थी। फिर भी माइकल ने अपने विचार अपने तक ही सीमित रखे। अगर कभी उसे बड़ी मात्रा में उपकरण खरीदने की जरूरत पड़ी तो वही ये सीख लेगा कि एसोसिएशन इस तरह की आपूर्ति कैसे करती है। एसोसिएशन के फोरम स्टोर में सामान्य से लेकर विशेष प्रकार के हथियार भी बेचे जाते थे, लेकिन थोक में खरीदना मुश्किल था। यही एक कारण था कि माइकल ने इसका इस्तेमाल अपने मरे हुए सैनिकों को हथियार देने के लिए नहीं किया था। माइकल को उपकरण कक्ष को समझने के लिए कुछ क्षण देने के बाद व्यापार केंद्र से आए अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अंततः बोलना शुरू किया। तो आप किस प्रकार के हथियार की तलाश कर रहे हैं? तलवारें, भाले, हथौड़े इत्यादि। उनके नाम बताए, और अगर हमारे पास वे हैं तो मैं आपको उनके मॉडल दिखाने ले चलूंगा। माइकल को एक कीवर्ड मिल गया, मॉडल। हालांकि अभी इस पर विचार करने का समय नहीं था। उसने अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित किया कि उसके मरे हुए सैनिकों के लिए कौन से हथियार उपयुक्त होंगे। अपने मानवाकार मरे हुओं के बीच माइकल ने फैसला किया कि उसे महिला ऑर्क्स या भेड़ियों को हथियार देने की जरूरत नहीं है। पहले वाले जादूगर थे जो भौतिक हथियारों पर निर्भर नहीं थे, हालांकि उनके लिए छड़ी या लाठी
उपयुक्त हो सकती थी। भेड़ियों को फिलहाल किसी भी उपकरण की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती थी। 5 महिला ऑर्क्स और 3 मरे हुए भेड़ियों को हटा देने के बाद माइकल के पास लेस करने के लिए 12 मरे हुए प्राणी बचे थे। 10 नर ऑर्क और 2 नीले बंदर, वे सभी शक्ति पर आधारित प्राणी थे। माइकल ने फैसला लेने से पहले कुछ सेकंड तक विचार किया। तलवारें, कुल्हाड़ियां और हथौड़े, ये सभी बड़े और भारी होने चाहिए, उन्होंने दृढ़ता से कहा। साम्राज्य पर अपनी यात्रा जारी रखें। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने सिर हिलाया, हालांकि वह माइकल के इतने बड़े हथियारों पर जोर देने के बारे में उत्सुक था। उसे यह आभास हो गया था कि माइकल कमजोर नहीं था और संभवतः वह स्वयं भारी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता था। हालांकि आकार मायने रखता था, बहुत बड़ा हथियार युद्ध क्षमता में बाधा डाल सकता था, खासकर अगर उसे चलाने वाला व्यक्ति उसका उपयोग करने में कुशल न हो। फिर भी सवाल उठाना उस आदमी का काम नहीं था। लड़के ने यह भी कहा था कि ये हथियार किसी और के इस्तेमाल के लिए भी थे। उसके ग्राहकों ने क्या खरीदा, इससे ज्यादातर समय उसका कोई लेना देना नहीं था। माइकल की पसंद की पुष्टि करने के बाद उस व्यक्ति ने कहा, कृपया मेरे पीछे आइए। माइकल को कमरे के उस हिस्से में ले जाया गया जो हथौड़े जैसे हथियारों के लिए समर्पित था। उसने उनमें से कई प्रकार के जीवों को देखा जो आकार और रूप में भिन्न थे, कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ चमकदार, कुछ फीके। एम्पायर पर अपनी कहानी जारी रखें। पहली नजर में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती थी वह थी उनके व्यक्तित्व से झलकने वाली महंगी आभा। माइकल ने छोटे हथौड़ों को जल्दी से नजरअंदाज कर दिया और उसका ध्यान विशाल हथौड़ों पर केंद्रित हो गया। जैसे जैसे वह उन्हें देखता गया, उसे समझ आने लगा कि उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उन्हें आदर्श क्यों कहा था। हालांकि ये हथौड़े स्पष्ट रूप से असली थे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि इस विशेष कमरे में इन्हें बिक्री के बजाय प्रदर्शन के लिए अधिक रखा गया था। विकल्पों पर नजर डालने के बाद माइकल की नजर आखिरकार डिब्बे में मौजूद 3 सबसे बड़े हथौड़ों पर टिक गई, जो उस डिब्बे में मौजूद एकमात्र 3 विशालकाय हथौड़े थे। टाइटन का क्रोध, रैंक, दुर्लभ, प्रकार, भारी वारहैमर, टकराने पर एक शक्तिशाली झटका पैदा करता है जिससे दुश्मन अचंभित हो जाते हैं और सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। मजबूत कवच और अवरोधों को भेदने के लिए आदर्श। फ्रॉस्ट कॉलर का मॉल, रैंक, दुर्लभ, प्रकार, आइस हैमर, प्रत्येक प्रहार के साथ एक भयानक विस्फोट होता है जिससे दुश्मन धीमे हो जाते हैं और उनकी रक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। तेज या चकमा देने वाले विरोधियों के खिलाफ विशेष रूप से प्रभावी। बोन ब्रेकर, रैंक, दुर्लभ, प्रकार, प्रबलित वारहैमर, छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं। एली एक्सप्रेस से खरीदें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें, छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं। एली एक्सप्रेस से खरीदें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। यह विनाशकारी शारीरिक प्रहार करता है जिससे दुश्मन की गति या आक्रमण शक्ति अस्थायी रूप से बाधित हो सकती है। बड़े और क्रूर दुश्मनों के खिलाफ ये बेहद प्रभावी है। संक्षिप्त विवरणों से ही यह स्पष्ट था कि ये हथियार माइकल के टूटे हुए भाले जैसे सामान्य हथियारों की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ थे। दोनों की तुलना करना लगभग अपमानजनक प्रतीत होता था। माइकल का भाला, जो केवल बेहतर कृत्रिम धातुओं से बना था, उसकी तुलना में फीका पड़ जाता था। तीनों हथौड़ों की कारीगरी और दिखावट भी बेजोड़ थी। टाइटन का क्रोध एक विशाल काले रंग का स्टील का युद्ध हथौड़ा था जिसके किनारे नुकीले थे और जिसके केंद्र में एक लाल रंग का रत्न जड़ा हुआ था। ये 6 फीट लंबा था और इसका हथौड़ानुमा सिर लगभग 2 फीट चौड़ा था। ये हथियार युद्ध में इस्तेमाल होने वाले उपकरण की बजाय घेराबंदी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण जैसा दिखता था, जिससे पता चलता है कि इसे चलाने के लिए अत्यधिक ताकत की आवश्यकता होती थी। इसका हैंडल गहरे रंग के चमड़े से लिपटा हुआ था और इसके ऊपरी हिस्से पर हल्के लाल रंग के चिन्ह शक्ति से स्पंदित हो रहे थे। इसके निर्माण में प्रयुक्त दुर्लभ सामग्रियां स्पष्ट थीं। माइकल ने कल्पना की कि वह अपने ही दूसरे रूप को इस हथौड़े से मार रहा है और उसे पता था कि इससे बहुत दर्द होगा, बहुत ज्यादा। अपने उन मरे हुए नर ऑर्क्स के बारे में सोचकर, जिनकी ताकत उसके बराबर या उससे भी अधिक थी, खासकर अगर वे बरसेट का इस्तेमाल करते, तो इस तरह का हथियार चलाते हुए माइकल ने एक अच्छा हथियार हासिल करने का दृढ़ संकल्प किया। उसने कल्पना की कि जब वे एक सितारा असाधारण श्रेणी के प्राणियों में विकसित हो जाएंगे तो हथियार शायद उन्हें पीछे खींचना शुरू कर देगा, लेकिन अगली श्रेणी के उस प्रारंभिक चरण में ये हथौड़ा संभवतः अभी भी उपयोगी होगा। फिर फ्रॉस्ट कॉलर का मॉल था, एक बर्फीला नीला हथौड़ा जिसका पारदर्शी बर्फ जैसा सिरा लगातार एक ठंडी धुंध उत्सर्जित करता था। इसकी लंबाई 5 फीट थी और इसका हथौड़ानुमा सिरा लगभग एक छोटी बैरल के आकार का था। इसका हैंडल चांदी की धातु से बना था जिस पर बर्फ के टुकड़ों के पैटर्न उकेरे गए थे और मंद प्रकाश में इसका सिर धीरे से चमक रहा था। माइकल ने कल्पना की कि यह हथौड़ा उसके नीले बंदरों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त लगेगा, कम से कम अगर कोई केवल दिखावट के आधार पर ही निर्णय ले। अंत में बोनब्रेकर, एक मजबूत युद्ध हथौड़ा जिसका ठोस हड्डी के रंग का सिर किसी प्राचीन जीवाश्म से तराशा हुआ प्रतीत होता है। ये 5.5 फीट लंबा था, जिसका हथौड़ानुमा सिर एक चट्टान की तरह आकार का था, जिसका व्यास लगभग 1.5 फीट था। हैंडल को गहरे रंग की लोहे की पट्टियों से मजबूत बनाया गया था और इसकी सतह पर दरारें थीं जो हल्की हल्की मिट्टी जैसी चमक बिखेर रही थीं। माइकल बोनब्रेकर को खरीदने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। यह अन्य मॉडलों की तुलना में काफी फीका लग रहा था, लेकिन इसमें कुछ खूबियां भी थीं। तीनों हथियारों में से यह वास्तव में उन प्रकार का हथियार था, ठीक वैसा ही जैसा कोई हथौड़े से उम्मीद करेगा। हथौड़ों को देखने के बाद माइकल को और अधिक खोजने की कोई इच्छा नहीं रही। ये हथौड़े उसके मरे हुए प्राणियों के लिए बिल्कुल उपयुक्त लग रहे थे और उसने सोचा कि वे शायद चीजों को काटने के बजाय उन्हें चकनाचूर करना पसंद करेंगे। तीनों की कीमत कितनी है? तीनों प्रकार के हथियार खरीदने का निर्णय लेने के बाद माइकल ने व्यापार केंद्र में मौजूद अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर रुख किया।
टाइटन रेथ की कीमत 230,000 डॉलर प्रति यूनिट है। फ्रॉस्टकोलोमॉल की कीमत 265,000 डॉलर प्रति यूनिट है और बोनब्रेकर की कीमत 175,000 डॉलर प्रति यूनिट है। क्या आप इन्हें खरीदने की योजना बना रहे हैं और यदि हाँ तो कितनी संख्या में? कीमतें सुनकर माइकल ने चुपचाप एक गहरी सांस ली। उपकरण उतने ही महंगे थे जितना उसने सोचा था, लेकिन फिर भी वह इसे खरीद सकता था। अगर वह पहले से ही और अधिक खरीद लेता तब भी ऐसा नहीं लगता था कि उसके 16 मिलियन डॉलर जल्द ही खत्म हो जाएंगे। अगर दुर्लभ श्रेणी के हथियार इतने महंगे हैं तो असाधारण श्रेणी और उससे ऊपर के हथियार लाखों में होंगे, अगर वे पैसे से हासिल किए जा सकते हैं तो। जो कुछ भी, कम से कम अभी तो यह इतना महंगा नहीं है। मुझे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करना होगा। विकास अंक सबसे तेज तरीका है, लेकिन मुझे अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए लेवल अप भी करना होगा। दुर्भाग्यवश पैसे से इसमें कोई मदद नहीं मिलती। कम से कम इससे मुझे उपकरण और राक्षसों के शव तो मिल जाते हैं जिनसे मैं अपने खाली स्लॉट भर सकूं। माइकल के दिमाग में विचारों की एक अव्यवस्थित धारा कौंध गई जब उसने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को जवाब दिया जो व्यापार के मामले में स्पष्टवादी था। क्या आपके पास यहाँ किसी जिन या वनभेड़िए के शव हैं? माइकल ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पिछले प्रश्न का सीधा उत्तर देने के बजाय पूछताछ का विकल्प चुनते हुए पूछा। हालांकि ट्रेड सेंटर का अधेड़ उम्र का व्यक्ति असमंजस में था, फिर भी उसने जवाब दिया, जी हाँ, हमारे पास ये लाशें यहाँ हैं। हालांकि आप इनमें से प्रत्येक की अधिकतम 20 ही खरीद सकते हैं। काले बंदरों के बारे में क्या? उपन्यासों के अध्यायों को पहले और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर ऐसे आज द नॉवल FINAT वेबसाइट खोजें। जब उसने पहली बार शव खरीदे थे तब ब्रान, जिसने उस समय उसकी देखभाल की थी, ने उसे बताया था कि उनके पास काले बंदरों के शव हैं, लेकिन उस समय माइकल को पता था कि वे उसके बजट से बहुत बाहर होंगे, इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। अब उसके पास पैसा था। फिलहाल माइकल के पास 20 खाली स्थान थे और उसने उनमें से 5 को गोबलिन, 5 को वनभेड़ियों और 5 को काले बंदरों से भरने की योजना बनाई थी। बाकी बचे 5 को माइकल एक प्रयोग के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। वह देखना चाहता था कि उसके मरे हुए लोग किसी साधारण जानवर या कीड़े पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। कुछ जानवरों के अनूठे गुणों ने माइकल को प्रयोग करने के लिए बहुत उत्सुक बना दिया, भले ही उसे किसी भी ऐसे मरे हुए प्राणी से संबंध तोड़ने से होने वाले दर्द का खतरा था जिसे वह पसंद नहीं करता था, या अगर कुछ गलत हो जाता था। जहां तक एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए जा सकने वाले शवों के बारे में पूछने की बात है, माइकल पहले से ही अधिक उपकरण खरीदना चाहता था और यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वह एक ही बार में सब कुछ संभाल ले। बेशक वह बिना पूछे भी उपकरण खरीद सकता था, लेकिन उसने सोचा कि दरवाजे से बाहर निकलने के बाद वे आगे क्या करने वाले हैं, ये जानना बेहतर होगा।